लाइव ऑन कर दे। देखो अपने बच्चे हैं सारे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो हेलो। आज क्लास 2-3 मिनट लेट हो गई है, लेकिन अच्छी बातें लेट हुई है क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ खास लेके आए हैं हम। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज मैं खास करके बेटा आपको आपके एक सीनियर दीदी से मिलाने के लिए लेके आई हूं, जिनका नीट का स्कोर बहुत ही अच्छा है। वो खुद ही बताएंगे उनका नीट का स्कोर कैसा है, और बहुत ही अच्छा स्कोर है। और जूलॉजी में तो फुल मार्क्स आए उनके 180 ऑन 180। और मैंने उनको खास करके बोला स्पेशली कि भाई आप क्या हमारे छोटे छोटे बच्चों से बात करना चाहोगे, उनको थोड़ा सा बताओगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। तो मैं उनसे सबसे पहले बेटा आपकी बात कराना चाहती हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा बेटा मोटिवेटेड फील हो और ये समझ में आए कि उन्होंने ऐसी क्या चीज की सही की जिससे उनका इतना अच्छा स्कोर बना। मैं उनका स्कोर वैसे मैं खुद ही बता देती हूँ, और उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका नाम है आर्ची जैन, और उनके स्कोर हैं एक्सपेक्टेड 677 एंड शी इज एक्सपेक्टिंग फुल मार्क्स इन जूलॉजी। ओवरऑल स्कोर भी बहुत बढ़िया है, और वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और वो हमारे साथ हैं अभी। ठीक है, तो पहले तो मैं सबको, देखो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसे नजर आएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को नजर आए। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है ना तो मुझे बताना कि आर्ची तेरी फोटो ना उस तरफ पे होगी, ठीक है, कैमरे की तरफ होगी, और मैं तेरे पीछे हूं। तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? है ना? ठीक है। इसकी सिस्टम की वॉइस पूरी है, जो कि बहुत कम है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करती हूँ। यार स्पीकर यहाँ कहाँ होते हैं युगल? कहाँ होते हैं स्पीकर? आर्ची पहले सबको हाथ हिला के हेलो कर दे। हेलो एवरीबॉडी। कहाँ है हेलो एवरीवन? हाँ सबको नजर आ रही है आर्ची? नजर तो सबको आ रही है क्योंकि सारे बच्चे यस कह रहे हैं, है ना? बट बेटा एक बार ही सारे लोग मुझे बताना कि आपको आर्ची की आवाज सुनाई दे रही है क्लियर या नहीं सुनाई दे रही, ये बता दो। आर्ची एक बार ही बोलना दोबारा, हेलो। हेलो एवरीवन। आ रही है आवाज? आ रही है बच्चों? यस। युगल दिखा तो। ओ भाई आर्ची, तू अगर चैट्स की स्पीड देखती ना कि कितनी स्पीड से चैट्स आ रहे हैं मैं तो इतनी जोर से बोल रही हूँ, मेरी तो आ ही जाएगी थोड़ी बहुत। और युगल आ रही है ना? आर्ची की आवाज आ रही है ना? मतलब आ रही है ना बच्चे? चल जाएगा ना काम। हेडफोन लगा के सुनना यार, हेडफोन लगा के, क्योंकि थोड़ा सा जुगाड़ वाला सिस्टम है। ठीक है आर्ची, पहले तू अपना इंट्रोडक्शन दे कि तू, आर्ची तेरा नाम तो आर्ची है, आर्ची जैन, तू लखनऊ से है और तेरे स्कोर 677 आ रहे हैं और 180 ऑन 180 आ रहे हैं। पहली बात तो बेटा बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे मेरे को लग रहा है, एक सेकंड रुकना आर्ची, मेरे को लग रहा है ना तेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना? कम आ रही है ना? क्या किया जाए? जुगाड़ वाला सिस्टम थोड़ा कम काम कर रहा है, क्या करे? कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, सारे लोग तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं पहली बात तो। दोनों लगा के सुनाई दे रहा है, बट बहुत कम सुनाई दे रहा है ना, फील नहीं आ रही यार। एक सेकेंड, एक और काम कर सकते हैं आर्ची, तेरे को मैं तेरे नंबर पे कॉल करती हूँ, ठीक है, और उसको लाउड स्पीकर पे कर दूंगी। तो इसको क्या करेगी, मैं इसको यहाँ से म्यूट कर देती हूँ, और सिर्फ, है ना, समझ गए ना, वीडियो यहाँ का दिखेगा और ऑडियो, समझ गई ना? थोड़ा सा तो दिमाग में लगाए बेटा। तुम लोगों का मैं टाइम थोड़ा सा ले रही हूँ, उसके लिए तुम लोग मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो आर्ची को कॉल किया जाए पहले इससे। अब ये सही है। हेलो, हाँ अब बढ़िया है यार, अब बढ़िया है। ठीक है, तू लाउड स्पीकर पे रख दे। युगल हेल्प करना है यार। इसको पकड़ना पड़ेगा तेरे को युगल, जल्दी से। अब सही है, अब इसकी वीडियो भी दिखेगी, इसकी ऑडियो भी सुनाई देगी। हाँ हाँ, अभी अभी तेरी ऑडियो परफेक्ट आ रही है। कहाँ से आवाज आ रहा है? हटा इसको, हटा।
अच्छा, अच्छा। हट गया, अब हट गया। हेलो, यहाँ से आवाज आ रही है यार कहीं से। हेलो हेलो हेलो, अब सही है ना? इसको कम करो। पॉज करके। ओ माय गॉड, हाँ युगल ओपी भी आ रहा है। अच्छा आर्ची, अब बताना कि तूने कौन कौन से बैच से पढ़ाई की है और कैसे तेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, बता दे बच्चों को पहले। ऊपर करना। Ma'am, I started with Arjuna batch in class 11th and then Lakshya batch. And last year I got 570 marks in NEET, which was my first attempt, and I got 99 out of 100 in boards in biology. वाओ, And then 99 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड्स। और yes, पहला ma'am, जो तेरा last नीट year. का स्कोर था वो था 570। तेरा Yes, फर्स्ट ma'am. अटेम्प्ट जो था, है ना, पीछे जो Yes, युगल ma'am. थोड़ा ओके। तो आर्ची का फर्स्ट अटेम्प्ट मैं रिपीट भी कर दे रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आर्ची के 570 आए थे। लक्ष्य और अर्जुना की स्टूडेंट थी और उसके बोर्ड्स में 99 आए हैं बायोलॉजी में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आगे। And ma'am, this year I'm expecting 677 and a perfect score in zoology. तो आर्ची फर्स्ट ईयर में तूने ऐसा क्या किया कि थोड़े स्कोर कम रह गए? क्या गलतियां ऐसी की थी? Ma'am, in first year I feel I was focused a little bit more on school and I was distracted also because of school life. I was majorly focused in the last 2 months last year, but ठीक है। this year, the entire year, I was in focus and like I discipline से follow किया पूरा, जो आप लोग lectures लेते हो, फिर notes बनाया each and अच्छा 11th, तेरी 11th कैसी? तू जब इनके जैसे थी अर्जुना में, everything. अर्जुना And में in bio में, ma'am, one thing I want to say that bio में I did not practice a lot of MCQs, only DPPs and majorly notes and NCRT. Towards the end मैंने 55 something mock test solve किए थे, तो उसमें MCQ प्रैक्टिस हो जाती थी काफी अच्छी, बट फुल ईयर में मैंने MCQ सॉल्व नहीं किए थे ज्यादा। मतलब तूने इधर उधर का बायो में कुछ प्रैक्टिस नहीं किया? तूने PYQs किए होंगे? यस मैम। PYQs किए, तूने एनसीईआरटी को फॉलो किया और तूने नोट्स को फॉलो किया है। नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है आर्ची? DPP आई यूज्ड फॉर MCQs। DPP, ठीक है। अच्छा तो मैं 11th का पूछना चाह रही हूँ, जैसे ये लोग 11th में हैं, तो 11th में तूने ऐसा, मतलब 11th तेरी कैसी थी? बर्बाद थी या सही थी, या टाइम पास किया थोड़ा, बैकलॉग? मैम 11th मेरी बायो में, zoology में इट वाज गुड, बॉटनी में बिकॉज ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आई वाज नॉट दैट गुड, फिजिक्स तो बिल्कुल बर्बाद थी, केमिस्ट्री वाज ओके। और लास्ट तक आते आते जब तू 12th में आई थी तो तुझे कैसा लग रहा था कि यार 11th में थोड़ा और मेहनत करती तो टाइम ज्यादा मिलता शायद? यस मैम, यही लग रहा था कि 12th में तो जितना कर सकते थे उतना किया, बट 11th में बहुत कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए। यस, आपने सुना आर्ची ने क्या बोला? आर्ची दोबारा से बोल, 11th का टाइम अगर बच्चे क्या करेंगे? मैम 11th का टाइम गोल्डन टाइम होता है, यूटिलाइज कर सकते हैं, स्कूल का भी प्रेशर बहुत कम होता है। यस। और 12th में स्कूल का प्रेशर काफी रहता है, तो टाइम कम मिलता है comparatively। यानी कि बेटा 11th में आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उसको अच्छे से यूज कर सको, क्योंकि 12th में आ जाओगे तो 12th में फिर आपके बोर्ड्स का प्रेशर होने लगेगा, और बोर्ड्स का प्रेशर होगा तो फिर वो गोल्डन टाइम नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन ठीक है, तुझे लास्ट में आते आते रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हूँ, है ना? पर तेरे स्कोर अच्छे थे, 570 वाज अ डिसेंट स्कोर। तो तेरा मन में बिल्कुल प्लानिंग थी कि मेरे को ड्रॉप लेना ही है? यस मैम, ये ड्रीम तो तब से था व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, 10 ईयर लॉन्ग ड्रीम था, तो आई डिड नॉट वांट टू गिव अप लाइक दैट। ठीक है, तो फिर तूने ड्रॉप लिया, फिर तूने यकीन बैच में एडमिशन लिया, फिर तूने कैसे कैसे पढ़ाई की, क्या क्या फॉलो किया? मैम आई यूज्ड टू टेक लाइव लेक्चर्स एंड योर्स 4.2 में लेती थी तो वो रिकॉर्डेड आता था। यकीन 4.2 रिकॉर्डेड था? हाँ हाँ हाँ। मैम मेरी zoology क्योंकि 11th 12th में अच्छे से पढ़ी थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं zoology 2x पे देखती थी, बट अदर लेक्चर्स आई यूज्ड टू वॉच ऑन 1.5 और लाइव। मेरे लेक्चर तेरे को 2x में फास्ट नहीं लगते थे? नहीं मैम, आपसे काफी सिंक्रोनाइजेशन बैठा हुआ था सिंस 11th, तो नहीं लगता था। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना बच्चों को मतलब अगर बाई चांस जैसे ये हैं, इनको तो मैं बोलती हूँ कि लाइव लेक्चर अटेंड करो। बच्चे पूछ रहे तेरा डमी स्कूल था या रेगुलर स्कूल था? मैम रेगुलर स्कूल था। ये लोग रोते हैं ना, ये सारे रोते हैं कि हम रेगुलर स्कूल पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते मैम, बहुत प्रेशर होता है।
नो मैम, मेरे स्कूल में ही कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्लियर किया था लास्ट ईयर। और तूने भी काफी अच्छा स्कोर किया था देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब तेरे मार्क्स आए हो और फॉलो कर ही नहीं सकते। शायद तूने अगर 11th को और अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो कर सकते हैं बेसिकली, राइट? ठीक है, बहुत सही। अच्छा ये क्या बोलते हैं, बायो में कितना फालतू का पढ़ना पड़ता है इधर उधर का? मैम 0। बायो में कितना फालतू का पढ़ना पड़ता है, अर्ची दोबारा बता दे। मैम एकदम 0, कुछ भी नहीं पढ़ना Yes. पड़ता। जो आप पढ़ाते हो, आप तो थोड़ा बहुत जरूरी भी आप लोग बता देते हो क्लास में, जो PYQs में आया होता है। यस, अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना होता आउट ऑफ NCERT। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना होता। और नोट्स के बाहर, नोट्स में सफिशिएंट है नोट्स? के बाद मैम मैं अगर सच बताऊं, आई वाज नॉट इवन फोकस्ड ऑन NCERT दैट मच। मैंने नोट्स सबसे ज्यादा पढ़े हैं। NCERT एक आध बार जब आप क्लास में पढ़ाते थे, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल लगता था, बस उतना पढ़ा है। यस, मतलब और नोट्स कुछ की नहीं पढ़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना? यस मैम, यस मैम। अच्छा, नोट्स लास्ट में रिवाइज करने में आसान लगते थे या बहुत लंबी लंबी पोथियां लगती थी? मैम आसान होते थे क्योंकि वो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स Yes. रहते थे। और ये सेम चीज मैं इनको बोलती हूँ, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम। टाइम टेबल और शेड्यूल, आर्ची अपना टाइम टेबल अगर तू किसी को बताएगी तो क्या उनके लिए यूजफुल है? नहीं है मैम, मेरा खुद भी बहुत फ्लक्चुएट करता था। मैं 11th 12th में नाइट आउट थी, बट ड्रॉप ईयर में आई वाज नॉर्मल 6-7 पे उठती थी सुबह और रात में 11 12 तक सो जाती थी। यानी कि सबका टाइम टेबल अपना अलग अलग होगा, क्योंकि सबके पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। और सबका कोई रात में जाके पढ़ेगा, कोई रेगुलर स्कूल जाता है, कोई डमी स्कूल जाता है, यानी कि अच्छा तो सबका पढ़ने का टाइम अलग अलग है। टाइम टेबल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या फिक्स होना चाहिए, बाकी तो किसी भी टाइम कर ले। तेरे केमिस्ट्री के स्कोर पूछ रहे हैं बच्चे, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया है? मैम 170। केमिस्ट्री में 170 आए हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं अभी? 70? मजाक कर रही हूँ यार, ऐसे दिल पे मत लेना यार। 170 आए हैं केमिस्ट्री में भी, ठीक है? और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, थैंक यू युगल। अकाउंट था बट आई वाज नॉट यूजिंग इट। आई वाज जस्ट सीइंग आप लोग कभी कभी टेलीग्राम पे कुछ लिंक भेज देते थे। मैं तो टेलीग्राम कर ही नहीं रही हूँ, मेरे नाम पे कौन कर रहा है? पंकज सर वो लोग कुछ भेजते थे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह, तो नहीं, मेरा भी है, कंपनी कर रही है यूज, शायद कुछ कुछ डालते हैं, वो उसी के लिए यूज करती है बेसिकली। मतलब तूने स्क्रॉल नहीं किया है, टाइम वेस्ट नहीं किया है? फ्रेंड्स भी ऐड नहीं थे, क्योंकि फ्रेंड्स तो होते ही नहीं है, सपोले होते हैं सारे। I have 3-4 good friends but very limited. फिजिक्स में और बॉटनी में कितने आए हैं? फिजिक्स में 157, फिजिक्स में 157 और बॉटनी में 170। 170। बेटा बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इतना अच्छा मार्क्स लाना इज नॉट एक रात की बात नहीं होती है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। बोलते हैं ना, शुरुआत हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको फिनिश करना और इतने अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो सारे लोग पहले तो लिखो आर्ची दीदी ओपी, पहले तो ये कमेंट में लिखो। और सच्ची सच्ची में बेटा सो प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स आप पे कितना प्राउड कर रहे होंगे कि आपने इतना अच्छा मार्क्स। और हमें बहुत, आप लोग कहते हो कि आपको हमसे बात करना है, लेकिन हम जेन्युइनली, मैं आपको बता रही हूँ, और यूजुअली मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ बच्चों के इसमें कि किसके कितने मार्क्स आए, तो मैं बच्चों से एक बारी बात कर लूँ, क्योंकि एक तो मेरे मैसेजेस खो जाते हैं इंस्टाग्राम पे अगर कोई करता भी है ना। लेकिन जब आप लोग खुद कांटेक्ट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए भी अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हमने तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया है। कभी कभी ना हमें विश्वास ही नहीं होता कि यार ये ऑनलाइन पढ़ के बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर कर लिया यार। मैम आप लोगों से ऑनलाइन के भी 2 या 3 साल की जर्नी में कनेक्शन ऐसा हो जाता है जो इवन स्कूल टीचर से भी नहीं हो पाता। कभी कभी आप लोगों से वो कनेक्शन फील होता है। सारे बच्चे आर्ची दीदी ओपी लिख रहे हैं। थैंक यू। और हमें भी एग्जैक्टली मैं अर्जुनास को भी ये बता रही थी कि हमें भी इतना कनेक्टेड फील होता है। हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल यार। पीडब्ल्यू के लिए भी मैं कभी कभी फिजिक्स वाला मैं सोचती हूँ कि यार हमारी कंपनी सच में यार इतना अच्छा कर रही है ना। इतने नहीं, सच्ची में मतलब इतने सारे लोग जो ये सोच भी नहीं पाते थे कि यार हम घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के डेट में बेटा वो सारे बच्चे प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और आपके सामने रिजल्ट है कि इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं यार ऑनलाइन बैठ के। और तुम सिर्फ बेटा अपनी प्रॉब्लम्स गिनते रहते हो कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आपके सामने इतने एग्जाम्पल है, ठीक है। और आर्ची दीदी सेलिब्रेशन में भी आएंगी, वहां पे भी मिलेंगी, ठीक है। बट मैं चाहती थी कि ये एक बार आपसे पर्सनली मिले और आपको गाइड करे, थोड़ा सा बताए।
और आप भी, आर्ची कह रही थी अभी मेरे से बात करने से पहले कह रही थी कि मैम मेरे को पता ही नहीं था कि मैं तो स्क्रीन पे देखती थी इंटरव्यूज होते हैं, मुझे पता नहीं था कि मैं भी ऐसे आपसे बात करूंगी या कुछ भी, मतलब ऐसे। लेकिन आर्ची, दिस इज रियलिटी, और तूने इतना अच्छा किया है कि ऑफ कोर्स यू डिजर्व दिस चांस, और आगे तेरे को बहुत सारे मौके मिलेंगे। अब तो वाइट कोट है ना? Yes, sir. अब तो वाइट कोट के साथ में। और कुछ लास्ट में बताना चाहती है कि मतलब 2-3 लाइंस की यार, क्या करो और क्या मत करो जिससे सिलेक्शन हो जाए। मैम, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मॉक टेस्ट 100% दो, वो मेरे लिए गेम चेंजर थे। मेरा स्कोर लास्ट के 2 मंथ्स में काफी ज्यादा बढ़ा था बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट। मैं डेली देती थी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज कि वन सब्जेक्ट पे वन टीचर को Yes. रख के चलो, करेक्ट। इधर उधर भागो नहीं, क्योंकि कंटेंट एक टीचर को जितना स्टेबल होता है ना, वो ऐसे भागने से तो नहीं हो पाता है। ये बहुत ही अच्छी आर्ची ने बात कही। एक तो इसने बोला मॉक टेस्ट दो, क्योंकि उसके मॉक टेस्ट से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। और इसने एक बात जो कही है ना बेटा, क्योंकि ना फिजिक्स वाला में एक्चुअली बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, और Yes, जब ma'am. ऑप्शंस होते हैं तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज भी होता है, डेविएट हो जाता है। आपको बेटा जिस टीचर को फॉलो करना है ना, तुम दिल से उस टीचर को फॉलो करो, सब सही पढ़ाते हैं यार, सब अच्छा पढ़ाते हैं। Yes, लेकिन ma'am. तुम जिसको फॉलो कर रहे हो ना यार, उसको मन से फॉलो करो, और एक बार जो उसको फॉलो कर लिया ना, तो उसी को फॉलो करो। क्योंकि आरसी ने क्या बोला कि अदरवाइज अगर तुम बेटा भटकोगे ना, फिर तुम भटक ही जाओगे, है ना? Yes, ma'am. अब तो तेरे से मिलेंगे हम रिजल्ट सेलिब्रेट। बच्चे पूछ रहे हैं कि आरची के साथ में मैम चाय पार्टी करोगे क्या? आरची, मैम बिल्कुल मैम, मैं आज अपनी मम्मी से कह रही थी यही बात कि मैम क्लास में कहती थी कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनके साथ चाय पार्टी करेंगे। तो आर्ची कह रही है, मम्मी से कह रही थी वो कि मैम ने कहा था चाय पार्टी करेंगे, तो बिल्कुल चाय पार्टी करेंगे, और हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में जरूर मिलेंगे। और आर्ची, क्लास के बाद मैं तेरे से अलग से बात भी करूंगी, ठीक है? तूने अपना टाइम दिया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू यार, ठीक है? ओके मैम, माय प्लेजर। और तेरे से क्लास के बाद मिलती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है? अब इनको संभालते हैं, इन छुटंकों को, ठीक है? थैंक यू बेटा, टाटा, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय, बाय बाय आरसी, बाय बाय। बाय मैम। युगल, थैंक यू यार, युगल बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पार्टी तो तू भी डिजर्व करता है। युगल को चाय पार्टी, चॉकलेट पार्टी, युगल जो बोलेगा वो पार्टी युगल को भी दी जाएगी। बट बेटा देखो, तुमसे मैं मिलाने के लिए इसलिए लेके आई थी। अच्छा सुनो, बाय आर्ची दीदी, आर्ची दीदी बाय बाय होगी। आर्ची दीदी को ना तुम्हारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भेजूंगी। बेटा देखो, तुम भी आज ना उसी जगह पे हो जिस जगह पे आर्ची थी शायद, है ना? और उसने क्या बोला कि उसके 11th और 12th के बाद ना 570 मार्क्स बन रहे थे, जो कि अच्छे थे बेटा, बुरे मार्क्स तो थे नहीं, अच्छे मार्क्स थे। उसने क्या गलती की, जो मैं तुम्हें बोलती हूँ ना बेटा, तुम सच में बेटा यू आर इन योर गोल्डन एरा। 11वीं कक्षा जो होती है ना बेटा, सबसे देखा जाए तो सब करियर का जो तुम्हारी ये स्कूल वाला टाइम है ना, उसका सबसे बड़ा जंप है। 10वीं से 11वीं का जो जंप होता है, बड़ा जंप होता है। सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट अगर तुम प्रेपरेशन वाइज देखोगे ना बेटा, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें तुम्हारा प्रेशर जो है कंपैरेटिवली 12वीं कक्षा के कम होता है। और जो बच्चा इस गोल्डन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करता है ना, मैं बार बार बोलती हूं बेटा, कितनी बार मैंने तुम्हें बोला होगा, उस बच्चे को 12वीं में जाके कम मौत आती है। बात समझ रहे हो आप मेरी? अगर आपने बेटा 11वीं के टाइम को वेस्ट किया ना, तो 12th में आते ही पता है तुम्हें क्या क्या लोड होगा। मैं तुम्हें बताऊं, जैसे तुम 12th में आओगे ना, तो तुम्हें सबसे पहला लोड होगा कि तुमने 11th खराब कर दी। दूसरा तुम्हें लोड होगा कि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। तीसरा तुम्हें लोड होगा कि भाई अब मैं 12th के साथ 11th को कब प्रिपेयर करूं। और फिर तुम्हारा लोड होगा भाई नीट एग्जाम है। 12वीं कक्षा में एक साथ बेटा तुम्हारे सर पे बेटा पहाड़ टूट पड़ेगा, अगर तुमने 11th बर्बाद की, 11th की प्रिपरेशन अच्छी नहीं की। और सोचो 11th अच्छे से तैयार कर, अभी तुम्हें क्या लोड है बेटा? अभी तुम्हें कोई लोड नहीं है, अभी तुम्हें सिर्फ 11वीं का पढ़ना है। तुम्हारे सर पे ये टेंशन नहीं है कि मेरे को अगले साल नीट एग्जाम देना है। तो यार 11वीं का अच्छे से पढ़ो ना यार, क्यों बैकलॉग करते हो यार? क्यों बैकलॉग करते हो? क्यों तुम वो मौका आने देते हो जब तुम मतलब अपने ऊपर स्ट्रेस जबरदस्ती ले रहे हो? वो मौका आने मत दो ना यार। और ये तो मेरे ना एक्चुअली कांटेक्ट ना बेटा छूट जाते हैं, बड़े सारे बच्चों के 180 में 180 आई हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी सोच रही हूँ बहुत जल्दी ऐसे बच्चों को लेके लाइव करके तुम्हें मिलाऊं जेन्युइनली, जिनके 180 आई हैं। बहुत सारे बच्चे जो इसी अर्जुन और लक्ष्य से पढ़ के बेटा फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, ताकि वो तुम्हें ये बता पाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चे लेके आ रहे हैं, और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ गलती रह गई तो बेटा ड्रॉप लेने के बाद अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। कितना प्राउड फील करते होंगे बेटा उनके पेरेंट्स भी, और कितना प्राउड फील करते हैं यार हम भी यार। मतलब
अनबिलीवेबल लगता है। आपने देखा होगा अभी 720 स्कोर आया है बेटा अपने फिजिक्स वाला से, 720 परफेक्ट स्कोर आया हुआ है। परफेक्ट स्कोर जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो भी आ गया यार, ठीक है। तो अब बेटा आप लोग भी ना क्या बोलते हैं, मेहनत करिए, और आप लोग, मैं चाहती हूं इस जगह पे आइए और मिलें यार आप लोगों से और चाय पार्टी करें। समझ में आ रही है बात? एनसीईआरटी या नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अभी आरती ने बताया नोट्स जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में होते हैं, डायग्राम के फॉर्म में होते हैं, वो बहुत इजी टू रिवाइज होते हैं लास्ट टाइम पे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूं पोथियां मत बनाओ बेटा, इतनी पोथियां बना लोगे उसको कब पढ़ोगे, पढ़ने में ही मौत आ जाएगी। नोट्स ऐसे बनाओ कि भाई लास्ट में पढ़ने में ना फील अच्छा लगे कि भाई ऐसे नोट्स से जिसको रिवाइज करने में ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैम ने ना 100 पन्ने लिखा दिए, अब कैसे रिवाइज करूं। समझ रहे हो? यस एवरीवन। तो इसी बात के साथ में बेटा मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, ठीक है, यस यस यस, क्या आप लोग बेटा इसी बात के साथ में, देखो आज थोड़ा सा टाइम इस पे चला गया बट बेटा ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हमने इस पे दे दिया तो दे दिया। लेकिन आप लोग बेटा प्रॉमिस करो अपने मन में कि जहां आज बेटा बाकी सारे बच्चे हैं ना, तुम्हें उस जगह पे होना है यार। यू वॉन्ट टू बी एट दैट पोजीशन कि हम आपसे बेटा दिल खोल के, देखो सारे बच्चे बेटा ऐसा नहीं है कि तुम 700 मार्क्स लेके आओगे, 720 लेके आओगे, 670 लेके आओगे तभी तुमसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तुम 500 लेके आओगे, 520 लेके आओगे, 550 लेके आओगे तो भी हम आपसे मिलेंगे। मैं वो बात नहीं बोल रही हूं, बट बेटा मैं चाहती हूं कि जिस चीज के लिए तुमने प्रण लिया है इस साल, उस चीज को तुम शिद्दत के साथ में बेटा उसकी तैयारी करो यार, बिना किसी एक्सक्यूजेस के। और ना वो चीज मैं बार बार बोलती हूँ ना, उसको इमेजिन क्या करो, बड़ी खुशी मिलती है। आप सोचो ना, बुरी बातें सोचते हो ना तो डिमोटिवेटेड फील होता है, दुख फील होता है, और जब अच्छी बातें सोचते हो ना तो अच्छा फील होता है। तो ना ये इमेजिन करो, क्या करो, व्हाइट कोट है, ये इमेजिन करो कि यार अलक पांडे सर से मिलने जा रहे हैं यार, है ना, या अपने टीचर से मिलने जाएंगे यार, मेडिकल कॉलेज की उस सीट पे बैठेंगे और फर्स्ट क्लास करेंगे, है ना। समझ रहे हो बेटा? यस एवरीवन। तो इसी बात के साथ में, इसी प्रॉमिस के साथ में कि मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले बेटा, आप भी अर्जुना और आगे लक्ष्य बैच से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसी प्रॉमिस के साथ में बेटा बढ़ते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है बेटा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, और आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जैसे कल मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े कि मैम फील आ गई ना टॉपिक में, फील, वैसे ही आज की क्लास में भी बेटा आपको आने वाली है फील, ठीक है। आपको आज की क्लास में भी आने वाली है क्या बेटा? फील। तो फील आने के लिए बेटा, फील लेने के लिए दिमाग भी खोल के रखो, हाँ ठीक है जी। हाँ, सबसे पहले करेंगे बेटा रिवीजन, समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं और पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करते हैं बेटा। तो हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने लैरिंग्स से स्टार्ट किया था। लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स, ये होता है ट्रेकिया के जस्ट ऊपर। ट्रेकिया की ओपनिंग को कहते हैं मैम, ट्रेकिया की ओपनिंग को कहते हैं मैम ग्लॉटिस, और ये होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक कार्टिलेज होता है, वैसे तो 9 कार्टिलेजेस से मिलके बना होता है, बट लैरिंग्स का एक कार्टिलेज होता है मैम जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप बेटा दैट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब फूड स्वेलो करते हो तो फूड स्वेलो करते वक्त में लैरिंग्स के अंदर खाना ना चला जाए तो ग्लॉटिस क्या करता है, उसको कवर कर देता है, फूड आपके बेटा विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाता। फिर बेटा हमने पढ़ा कि आगे जो ट्रेकिया होता है उसमें मैम इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। मैम इसमें इनकम्प्लीट क्यों होती है रिंग्स? इनकम्प्लीट रिंग्स इसीलिए होती है बेटा क्योंकि पीछे की साइड पे होता है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस डॉर्सल साइड पे है, वेंट्रल साइड पे आपका बेटा ट्रेकिया है, तो पीछे की साइड डॉर्सल साइड पे क्योंकि ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, दैट्स व्हाई द रिंग्स आर इनकम्प्लीट ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है। यस एवरीवन। फिर बेटा ट्रेकिया डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री, 5th थोरैसिक लेवल के लेवल पे डिवाइड करती है, और डिवाइड करती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करती है टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड करती है बेटा इनिशियल ब्रोंकियोल्स। यहां तक आपकी इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद आता है बेटा क्या?
टर्मिनल ब्रोंक्यूल जिस पे आपकी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है ये कहलाता है कंडक्टिंग जोन, क्योंकि ये एयर को कंडक्ट करता है। कहाँ लेके जाता है? आपके एल्वियोलाई तक लेके जाता है। ये ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, मॉइस्चर दे रहा होता है उसमें बेटा, मॉइस्चर करता है एयर को, ये ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, और ये आपके एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। फिर आता है एक्सचेंज जोन। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक तो बेटा आपका कंडक्टिंग जोन था, उसके बाद आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद आते हैं एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद आती है एल्वियोलाई। ये होती है बेटा आपकी एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। ये एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन इज द जोन बेटा जहां से एयर का एक्सचेंज होता है, जहां से एयर का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई टोटल 300 मिलियन होती है दोनों लंग्स में मिला के। आपके लंग्स को अगर देखोगे तो लंग्स रेस्पिरेटरी ट्री यार, आपकी ब्रोंकाई, आपकी ब्रोंकियोल्स, आपके एल्वियोलाई ने मिलके आपके लंग्स को बनाया होता है। चाहे कोई भी लंग हो बेटा, राइट लंग या लेफ्ट लंग, ये कवर्ड होती है डबल मेम्ब्रेनस प्लूरा से। हमेशा याद रखो, बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोला जाता है पेराइटल प्लूरा, और बेटा अंदर वाली लेयर को बोला जाता है विसरल प्लूरा, और दोनों के बीच में फ्लूइड होता है जिसे बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स। द outer membrane is towards the thoracic chamber, the inner membrane is towards the lungs. But what is thoracic chamber and how the thoracic chamber is formed या thoracic cage is formed? thoracic chamber किससे बना होता है? तो ventral side पे sternum, डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा वर्टिब्री बेटा? थोरैसिक वर्टिब्री। लेटरल साइड पे रिब्स, और नीचे से डोम शेप, ऐसा शेप होता है डोम शेप मसल, डायाफ्राम। इन सब ने मिलकर एक एयर टाइट चेंबर बनाया हुआ है थोरैसिक चेंबर, जिसमें तुम्हारी लंग्स प्रोटेक्टेड होती है बेटा। बोन्स है, बोन्स के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन प्रोटेक्टेड है। और मैंने आपसे कहा था थोरैसिक चेंबर में अगर कोई भी बदलाव करोगे, थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज करोगे, तो बेटा उसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट है उसके वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे। और आप देखोगे ये चेंजेस आना जरूरी है ब्रीदिंग के लिए। आज आप पढ़ोगे ये ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं हो पाती अगर आप बेटा इनके वॉल्यूम में चेंज नहीं कर पाते। यस एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो यहां तक किसी को कोई भी दुख, दर्द या समस्या नहीं है? तो बेटा शुरू करें फिर आज का टॉपिक। यस एवरीबॉडी, चलिए जी, चलिए मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, बहुत ही ध्यान से सुनिए बेटा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूं, दुर्घटना घटती है जैसे ही अटेंशन भटकता है। नोट्स को इतने प्यार से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि यार मैं तो आपको बोल ही रही थी डे 1 से कि नोट्स के बाहर कुछ आता भी नहीं है। अतिरिक्त के चक्कर में जो आने वाली चीजें होती है ना वो भी भूल जाते हो। बहुत अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करो, ठीक है? चलिए जी, इसी बात के साथ में हम आज का बेटा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने कल किस पे एंड किया था वो नोट डाल के लिखा था ना, एनी चेंज इन द थोरैसिक चेंबर विल लीड टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी या लंग्स, ऐसा आपने लिखा था उस नोट से। आई थिंक आपने लाइन एंड की थी। आज हम बेटा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, हाँ बहुत शानदार बेटा। आज आप उस पॉइंट को समझोगे जो आपने नोट में डाला हुआ है ना, एनी चेंज इन द थोरैसिक चेंबर्स वॉल्यूम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। कैसे वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है उसी चीज को बेटा आज हम समझेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक्स में सबसे पहले ये समझेंगे। और देखो बेटा, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, अतिरिक्त ज्ञान पे नहीं भागेंगे, ठीक है? तो ब्रीदिंग कैसे करते हैं हम, नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे करते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसे करते हैं, और होता क्या है नॉर्मल ब्रीदिंग, होता क्या है फोर्सफुल ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो बेटा हमें यही वाली चीज को लिखना है, मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। सबसे पहले मैकेनिज्म को समझने से पहले मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, सबसे पहले देखना है मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, ठीक है? इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। फिर बेटा एनिमेशन तो इसकी देखनी ही है हमें, एनिमेशन तो इसकी देखनी ही है हमें। हम लिख रहे हैं सबसे पहला मसल, जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है बेटा ब्रीदिंग के लिए, दैट इज डायाफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहले जो मसल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल्स होते हैं, दैट इज डायाफ्राम। एंड नंबर 2 मसल्स बेटा, इसे बोला जाता है इंटरकोस्टल
मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। और बेटा ना इनके ना शॉर्ट फॉर्म लिखते जाओ, क्योंकि इनके नाम को ना बार बार यूज होंगे ये वाले नाम, और बार बार नाम यूज होंगे तो इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखना है। आई फॉर इंटर, कोस्टल से सी, एम से मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एक मसल मैंने लिखा हुआ है डायाफ्राम, एक मसल मैंने लिखा हुआ है ICM, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब बेटा देखो इन मसल्स का यूज करते हो मेनली ब्रीदिंग के लिए। जब आप इंटरकोस्टल मसल्स को देखोगे ये फर्दर बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हो EICM, और एक होती है बेटा जिसे बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यस, कैन ए बंगाली स्टूडेंट क्रैक नीट, पता भी है आपको। पता है आज मुझे पता चला है, मेरा जो होम टाउन है एक्चुअल में देखा जाए, हालांकि मेरी अपब्रिंगिंग तो ऑल ओवर इंडिया हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मेरे डैडी आर्मी में थे, बट आज ही मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी क्लास से पहले ही जस्ट, आई थिंक बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, 710 या 715 मार्क्स आए हैं, 715 आए हैं शायद, एंड ही इज फ्रॉम माई होम टाउन बांकुड़ा से बिलोंग करता है। बहुत ही छोटा बेटा वो जगह है, बहुत ही छोटी जगह है, और आप सोचो वहां से रैंक आ रही है। आप बेटा कहीं से भी बिलोंग करते हो, बड़े शहर से या छोटे गांव से, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो पढ़ाई करता है और मेहनत करता है भाई। तो डाउट ये क्यों रख रहे हो कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मैं मेरा सिलेक्शन होगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा, पढ़ाई करेगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को बेटा शॉर्ट में लिखा है IICM, और बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को लिखा है EICM। सबसे पहले तो बेटा इसको देखते हैं कि ये कैसे दिखती है ये मसल। सबसे पहले यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। ठीक है, डन 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 डन, जल्दी 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 जल्दी। चलिए बेटा एक डायग्राम के थ्रू एक बारी ना इन मसल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया है तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूं ये लोकेटेड कहां होती है। जैसे इंटरकोस्टल मसल्स को बोलते हैं इट इज लोकेटेड बिटवीन रिब्स। आपकी जो रिब्स है ना बेटा, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन रिब्स। आपके रिब्स के बीच में बेटा ये लोकेटेड होती है, आपके रिब्स के बीच में ये लोकेटेड होती है। ठीक है, और मेन मसल्स जो बेटा आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही है ना, वो तो डायफ्राम है। मेन मसल्स, मेजर मसल्स, एक्चुअल में 80% तो बेटा डायफ्राम से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक डायग्राम के थ्रू पहले तो दिखाती हूं कि ये कैसा है। आपको भी बनाना है बेटा, आपको भी बनाना है। जैसे आपने ये पढ़ा ना बेटा, ये है आपकी स्टर्नम, ये आपकी ब्रेस्ट बोन है जो इसको आप स्टर्नम बोल रहे हो, स्टर्नम। वेंट्रल साइड पे आपकी बेटा स्टर्नम होती है कि नहीं? वेंट्रल साइड पे ये तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है। यस एवरीवन। पीछे की साइड में मैं तो बेटा देखो बोर्ड पे डायग्राम बना रही हूं, तो मैं तो 3D तो नहीं बना पाऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझ में आ जाए। ये होती है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। अरे यार, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम को मैं VC लिख रही हूं, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। और ऐसे बेटा तुम्हारी रिब्स होती है, जैसे ये तुम्हारी रिब्स है। इमेजिन कर पा रहा है बच्चा? आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं बेटा? पहले ये बताओ, जो मैं ये बना रही हूं रिब केज, इसे इमेजिन कर पा रहे हो कैसे? जो हम कल बोल रहे थे ना बेटा कि जो रिब्स होती है वो वेंट्रल साइड से जुड़ी होती हैं तुम्हारे स्टर्नम से, और डॉर्सल साइड से जुड़ी होती है बेटा किससे? तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम से। सारे बच्चे इसको इमेजिन कर पा रहे हो कि मैम क्या बना रही है? यस, है ना? और नीचे यहां पे मैं बना देती हूं डोम शेप जो मसल्स है जिसका यूज होने वाला है डायाफ्राम। एक तो डायाफ्राम है मेन मसल्स बेटा जो तुम्हारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगी, और आप फील कर पाओगे इस मूवमेंट को। अभी देखना, मेन मसल्स जो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही है वो है डोम शेप डायाफ्राम। इसका शेप ऐसा है, डोम शेप। इसका नॉर्मल शेप डोम शेप होता है। ये डोम भी हो जाती है, फ्लैट भी हो जाती है, फिर डोम हो जाती है, फिर फ्लैट हो जाती है, फिर डोम हो जाती है, फिर फ्लैट हो जाती है। ठीक है,
और बेटा ये जो रिब्स है ना, रिब्स के बीच, अब बेटा इमेजिन करना, अब तुम्हें ना, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा ये 3D तो है नहीं, बट मैं तुम्हें अभी एनिमेशन दिखाऊंगी तो तुम्हें समझ लगेगा, बट तुम्हें ऐसे भी समझ लग जाएगा। दो मसल्स मैंने लिखवाई है जो रिब्स के बीच में होती है, मतलब एक मसल है इंटरकोस्टल मसल्स, जो दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे प्याज का छिलका होता है ना, पहला छिलका निकाला तो अगली लेयर दिख रही है, फिर एक छिलका निकाला तो अगली लेयर दिख रही है, लेयर बाय लेयर होता है प्याज का छिलका, है ना। वैसे ही समझो, जैसे छिलका आउटर छिलका निकाला तो इनर वाला छिलका मिला, समझ पा रहे हो? छिलका नहीं यार, प्याज की लेयर्स होती है ना बेटा। वैसे ही जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो अंदर की तरफ होती है। सबसे पहले अंदर की तरफ कौन सी है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो प्याज की अंदर वाली लेयर है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहां होती है बेटा? वो इंटरनल के ऊपर होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसका नाम ही है एक्सटर्नल, वो बाहर है। उस छिलके को निकाला तो कौन सा छिलका? हेलो, हो गया? दूसरा वाला। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है बच्चा पाड़ी? ठीक है, दिखा दो दे कमेंट्स। अब आ गई आवाज? मैं ये बोल रही थी कि मैं ना ड्राइंग के लूप में फंस चुकी थी, तो मैं ड्राइंग की, जब मैं परफेक्शन पे आती हूँ ना, देखो ये अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ यहां से, बट मैं उस लूप में फंस चुकी थी, फिर मैं ज्यादा बनाने जाती तो पेंटिंग ही करती रह जाती। ठीक है, ये जो बेटा मैंने पिंक कलर से मसल्स बनाई है ना, ऐसे समझो कि ये वाली मसल्स अंदर की तरफ है, ऐसे समझो कि ये वाली मसल्स बिटवीन द रिब्स जो है ना बेटा, ये अंदर की तरफ है, और क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। भाई इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है ना कि जिसका नाम ही है इंटरनल, वो अंदर की तरफ होगी, है ना। और बेटा देखो इसके ऊपर, अब क्योंकि ये 3D नहीं है तो तुम्हें अब मैं बता चुकी हूं प्याज के छिलके की तरह है, तो अब जो ऊपर की तरफ इसके मसल्स दिखेगी बेटा, उसे क्या बोलेंगे? जो इसके ऊपर है उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझ गए? अब जो पीडीएफ से पढ़ेगा ना उसको कभी नहीं समझ में आएगा कि मैंने एक को इंटरनल और एक को एक्सटर्नल कैसे बोला है, जबकि उनको लगेगा कि दोनों की पोजीशन तो सेम है। जब मैं डाउट्स खोल के देखती हूँ ना बेटा तुम्हारे, तो आधे बच्चों के उन्हीं के डाउट्स रहते हैं जो पीडीएफ से पढ़ते हैं, बिना बेटा क्लास में पढ़े हुए वो डायरेक्ट पीडीएफ से क्वेश्चन पूछते हैं। आईआईसीएम का मतलब बता दो, ईआईसीएम का मतलब बता दो, और लेक्चर बिल्कुल ही अटेंड ही नहीं किया है। ठीक है, यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीवन। इस वाले माइक में आवाज सही आ रही है बेटा? इस वाले माइक में आवाज सही आ रही है तो एक बारी बेटा थम्स अप दे दो, एक बारी थम्स अप दे दो, बाकी मैं एक बारी पूछ लेती हूँ, है ना। वैसे तो सही आ रही होगी।
नो वॉइस तो नहीं है बेटा, अब नो वॉइस तो नहीं है भाई। एक तो माइक में आवाज चेक कर कि सही आ रही है कि नहीं, और दूसरी बात ये चेक कर, चेक नहीं कर, दूसरी बात गर्म पानी भिजवा देना। एक बार मुझे कमेंट्स तो देख लेने दे। आवाज सही है? एक बार तू 2 मिनट बैठ के सुन भी ले, आवाज सही है वैसे, ठीक है। डन है बेटा, यहां तक कोई दुखदार समस्या तो नहीं? यस एवरीबॉडी, यहां तक कोई दुखदार समस्या तो नहीं? डन 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 डन। हमेशा चेक करके जाया कर युगल, है ना। अब बेटा देखो, अब हम इन मसल्स का यूज करेंगे ब्रीदिंग करने के लिए, और आज आपको मैं ना एक यहीं पे होमवर्क भी दूंगी साथ के साथ, मैं साथ के साथ आपको होमवर्क दूंगी, और जिसने पहला वाला मैकेनिज्म नहीं समझा तो उसको दूसरे वाले मैकेनिज्म को भी नहीं लिखना आएगा। तो अगर आप पहला मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो दूसरा जो होमवर्क दूंगी फिर तुम बोलते रह जाओगे मैम लिखवा दो, वो नहीं करना है। फर्स्ट मैकेनिज्म अगर तुम अच्छे से समझ लोगे तो दूसरा मैकेनिज्म बिल्कुल उसी के जैसा होता है, वो तुम्हें खुद करना है, ठीक है, खुद करना है। यस एवरीवन। अब बेटा देखो, मसल्स हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व होने वाले हैं। एक डायाफ्राम, एक इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में होते हैं, इंटरनल वाले अंदर होते हैं, एक्सटर्नल वाले बाहर होते हैं। बेटा इसके अलावा भी और भी मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, वो एडिशनल मसल्स होते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल्स का यूज कर सकते हैं। बट वो क्योंकि एडिशनल सेट ऑफ मसल्स के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, लास्ट में एक नोट डाल के एक लाइन लिख लेंगे। लेकिन ये मेन मसल्स है बेटा जो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही होती है। अब बेटा हम ब्रीदिंग पे आते हैं, ये तो डायग्राम हमने बना लिया। अब हम मेजर बेटा मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ना सबसे पहले हमें प्रिंसिपल देखना है ब्रीदिंग का क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर की जो ये मूवमेंट हो रही है उसके पीछे का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, और ये तो बेटा तुम बहुत अच्छे से जानते होगे क्योंकि तुम तो केमिस्ट्री में बेटा बहुत तेज हो, है ना। तो केमिस्ट्री में तुम बेटा इतने तेज हो तो तुम खुद ही बता पाओगे कि भैया एयर की मूवमेंट अगर एक्स से वाई डायरेक्शन में हो रही है तो वो एक्स से वाई कैसे मूव कर रही है। जैसे बताओ वो एक्स से वाई क्यों मूव कर रही है, या फिर अगर मैं बोलूं एयर की मूवमेंट बी से ए हो रही है तो वो बी से ए ही क्यों मूव कर रही है। What is the basic principle behind the movement of air? और वो बेसिक प्रिंसिपल होता है एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर या हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। हाँ, डिफ्यूजन जो भी तुम बोल रहे हो, हाई टू लो प्रेशर बोल सकती हूं। अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं तो बेटा मैं ये कह सकती हूं या नहीं बताओ, दैट एयर विल ऑलवेज मूव, air will always move from a region of high partial pressure to a region of इस बात से अगर अग्री करते हो तो दिल वाले सिंबल पे बेटा क्लिक कर दो, ठीक है। टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, मानते हो कि नहीं बेटा। टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में मूव करता है। बट मैम प्रेशर तो समझ में आता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पार्शियल प्रेशर भी पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के बड़े बेसिक चीजें हैं जो तुम शायद पढ़ते होगे अगर तुमने पढ़ाई की होगी। मैं इसे समझाने के लिए ऐसे बता देती हूँ, जैसे ये कंटेनर है, एनवायरमेंट में भी तो बेटा मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, कोई एक गैस तो है नहीं, बहुत सारी गैसेस का मिक्स है। तो समझो बेटा जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस है जिनको मैं कलर से बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं। मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, जिसे मैं क्या कर रही हूं, कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं। मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर मैं एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर देख रही हूं, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, यस एवरीवन। मैं कह सकती हूं बेटा कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ऐसी फीलिंग आ रही है केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं सही बता रही हूं, ऐसी फीलिंग आ रही है केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं, है तो केमिस्ट्री वैसे ना। तो द प्रेशर ऑफ
the pressure of an individual gas, the pressure of an individual gas in the mixture of gases, in the mixture of gases। एक गैस का बेटा देखो ये मिक्स ऑफ गैसेस है, एक ऑक्सीजन है, एक CO2 है ना। विनर अनाउंसमेंट आज शाम में कर दूंगी बेटा, विनर अनाउंसमेंट जो था वो आज शाम में कर दूंगी बेटा, ठीक है। अभी इस पे ध्यान दो, मैं पक्का करूंगी, ठीक है। मेरे पास जैसी डेटा आएगा ना विनर वाले का तो मैं कर दूंगी, ठीक है। बहुत सारे गैसेस है बेटा, तो मल्टीपल गैसेस है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। यस एवरीबॉडी, आई नो कि मैं बहुत अच्छा केमिस्ट्री आपको समझा रही हूं, ठीक है। अब बेटा एयर की मूवमेंट का कॉन्सेप्ट तो एक ही है मैम। एयर को अगर जाना होगा तो वो उसकी जो पार्शियल प्रेशर होगी जहां पे भी हाई, वो उस हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में जाती है। आप लोगों के मन में इतनी सारी कंफ्यूजन थी कि मैम इतने सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा अंदर जा रहा है और CO2 हमेशा बाहर आ रहा है। अब शायद तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि मैम क्योंकि एयर का कॉन्सेप्ट ही है मूव करने का कि वो जहां पे भी उसका हाई पार्शियल प्रेशर होगा वहां से वो लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में मूव कर जाएगी। जब मैं तुम्हें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा पूरा पढ़ाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी एल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेयर में बेटा उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, और तुम उसी पार्शियल प्रेशर को देख के ये अंदाजा लगाते हो कि ऑक्सीजन की डायरेक्शन कैसे कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी और CO2 बेटा कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी। क्या ये बात बेटा सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? एक बच्चा कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाइए। ओके, लेट मी टीच इन हिंदी। सो आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दैट in which direction air is going to move, why this partial pressure is so important, and how are you going to understand that why the oxygen is moving from the atmosphere to the alveoli and why the CO2 is moving from the alveoli to the atmosphere. So from now onwards I will only teach in Hindi. Okay, now we are going to start with, अब बेटा हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं बेटा हम। अब मैं किस में पढ़ा रही हूं, कौन सी लैंग्वेज है ये, जापानीज, हाँ। अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं, अब डायरेक्ट पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, और जो बेटा इनहेलेशन का मैकेनिज्म होगा एग्जैक्टली अपोजिट बेटा मैकेनिज्म होगा किसका, एग्जैक्टली अपोजिट मैकेनिज्म होगा एक्सहेलेशन का, ठीक है जी। यस एवरीबॉडी, शुरू करें। यस एवरीबॉडी, चलिए बेटा इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना ये, आप फील कर पाओगे ब्रीथ करते हुए, और एनिमेशन देखोगे तो वो बेटा आइसिंग क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक हो जाएगा बेटा, ठीक है, जब एनिमेशन देखोगे। बट पहले तो तुम्हें खुद से फील करना है। हम सबसे पहले बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग समझने वाले हैं। अच्छा, नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या अंतर है? जैसे तुम अभी कर रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सांस नहीं ले रही हूं, मैं तो सांस ले रही हूं। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते पढ़ते ऐसा थोड़ी कि सांस बंद करके बैठे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम ब्रीदिंग कर रहे हो। और इसीलिए वैसे तो विद टाइम ना बेटा हम बड़ी छोटी छोटी सांसें लेते हैं यार, इसीलिए बोलते हैं योगा कर लेना चाहिए, कभी कभार डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम सफिशिएंट अच्छी तरीके से ब्रीद नहीं कर पाते हैं, करते नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो ये नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, कोई दम नहीं लगा रहे हो। लेकिन जैसे ही कभी योगा करते हो तो बोलते हैं डीप ब्रीदिंग करो, जैसे मैं अभी करके दिखाती हूं तुम्हें, ये मैंने डीप इनहेलेशन किया, यानी कि मैंने फोर्स लगाया, इसे फोर्सफुल ब्रीदिंग कहते हैं। या फिर मैं दम लगा के एयर को बाहर करूं, इसे कहते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन, और इसे बोलते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग अलग है, उसमें अलग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मैं बात कर रही हूं नॉर्मल ब्रीदिंग की, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है। तो नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया हुआ है, वो सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हेडिंग क्या डालोगे, नंबर 1 नॉर्मल इनहेलेशन, और जैसा जैसा नॉर्मल इनहेलेशन में बताऊंगी वैसा वैसा अपोजिट नॉर्मल एक्सहेलेशन में होगा, और वो आप खुद करेंगे, मैं नहीं करके दूंगी। नॉर्मल इनहेलेशन के अपोजिट अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो इससे ज्यादा इजी टॉपिक और पूरे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इतनी इजी, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा देखो, अब मेरे को एक बात बताओ,
आपने एक प्रिंसिपल समझ लिया कि भैया एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। एयर की मूवमेंट का फंडा तो यही है, आपको अगर सांस लेनी है, ब्रीदिंग करनी है, ब्रीद इन करना है या ब्रीद आउट करना है, तो उसका तो बेसिक फंडा मैम यही है कि एयर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। अब बेटा अगर तुम्हें ये वाली चीज पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा, अगर तुम्हें नॉर्मल इनहेलेशन करना है फॉर दिस, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा, फॉर दिस एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। क्या ये बात बोलना गलत होगा? क्या ये बात बोलना गलत होगा बेटा कि एयर विल मूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लंग्स? क्या ये बात गलत है कहना? अगर नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे हैं तो यही वाली चीज हो रही होगी कि नहीं बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? हो रही होगी ना बेटा? एयर हमेशा बाहर से अंदर ही आ रहा होगा, इनहेल करना, एक्सहेल करना होगा, तो बेटा लंग्स से एयर जो हो रही एटमॉस्फेयर में जा रही होगी। मैम आपने बेसिक प्रिंसिपल तो बता ही दिया कि एयर जो है हमेशा मैम हाई, अगर हाई प्रेशर वाला रीजन है, पी हाई का मतलब प्रेशर हाई, वहां से एयर जो होगी मैम हमेशा मूव करेगी पी लो वाले एरिया में। क्या इसमें किसी को कोई दुखदर्द समस्या? क्या इसमें किसी को कोई दुखदर्द समस्या? ये वाली बात भी समझ आ रही है ना कि एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में होगा। नहीं मैम, इसमें भी कोई दुखदर्द समस्या नहीं है। ये बात भी आपके मैम बिल्कुल एकदम परफेक्टली करेक्ट है मैम। चलिए जी, ये वाली बात भी सही है। एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम, बेटा एयर की मूवमेंट दिखाइए, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो। अब बेटा नॉर्मल इनहेलेशन पे आओ। अब मैंने इसके लिए बनाती हूं फ्लो चार्ट, पोथियां नहीं बनानी है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो अगर मेरे को नॉर्मल इनहेलेशन करना है तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि एयर मैम एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, या प्रेशर आउटसाइड, पार्शियल प्रेशर तो नहीं बोलोगे, इंडिविजुअल गैस की भी मैं बात नहीं कर रही हूं, वो तो मैं ऑक्सीजन का क्या होता है, CO2 का क्या होता है, बात की बात करेंगे। अभी मेरे को ये पता है कि मैम यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा है, लंग्स का प्रेशर डेफिनेटली कम है, इसीलिए एयर अंदर आ रही है नॉर्मल इनहेलेशन में। ये बात मेरे क्लियर हो गई है कि अगर नॉर्मल इनहेलेशन है तो प्रेशर आउटसाइड या प्रेशर एटमॉस्फेयर इज डेफिनेटली हायर देन द प्रेशर इन योर लंग्स। अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक थम्स अप दो। अगर ये बात समझ में आ रही है तो थम्स अप दो। अरे भाई किसको ब्लॉक करना है भैया? किसी को नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने तो उसका चैट देखा भी नहीं है, तुम काहे चैट खोल के बैठे हो बेटा? ऐसे बच्चे का कभी सिलेक्शन भी नहीं होगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हारे भी सिलेक्शन को रोकेगा। पढ़ो यहां, ठीक है? अब बेटा हम ना डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, तो तुम्हारी केमिस्ट्री का एक लॉ पढ़ते हो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली, बॉयल्स लॉ पढ़ते हो ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम क्या करते हैं ना बेटा, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, बट हम डायरेक्टली वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कल बात की थी, और तुम खुद देखोगे। अभी देखो ये वाला लॉ मैम हमने पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि टू चेंज द प्रेशर, और प्रेशर क्यों चेंज करना है, प्रेशर अंदर का क्यों चेंज करना है, एयर को अंदर लेके आना है या एयर को बाहर करना है, तो प्रेशर अंदर का चेंज करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है 760 mmHg, तुम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को तो चेंज ही नहीं कर सकते। अगर इनहेल करना है तो अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, और अगर एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं छेड़ सकते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट, उसको नहीं छेड़ सकते। जब इनहेल कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, और प्रेशर को डायरेक्टली नहीं चेंज कर रहे मैम, हम वॉल्यूम अंदर का चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। और बेटा अगर एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, तभी तो बेटा एक्सहेल होगा ना, हाई टू लो, बाहर तो फिक्स है, यानी कि मेरे को अंदर का ही प्रेशर कम ज्यादा करना है इनहेल या एक्सहेल करने के लिए। पर प्रेशर को मैम मैं डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकती, मैं वॉल्यूम अगर चेंज कर दूं तो मैम इनडायरेक्टली मैं प्रेशर को भी चेंज कर सकती हूं। पहले तो बेटा ये बताइए, थम्स अप देंगे, अच्छे से थम्स अप आना चाहिए, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये बात समझ आ गई है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है? यानी कि मैं कह सकती हूं मैम, टू चेंज दी प्रेशर
To change the pressure, we need to change the volume. पहले तो बेटा ये बेसिक्स बता रही हूं, ये सब आपको फ्लो चार्ट अभी आने वाला है, फ्लो चार्ट अभी आने वाला है, ठीक है. इफ वी चेंज, अब बेटा ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है कि नहीं, ये बताओ. इफ वी चेंज इंट्रा, ऐसे मत लिखो, इफ वी चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, जो तुम्हारे रिब्स, तुम्हारे स्टर्नम, डायाफ्राम और वर्टिब्रल कॉलम से बना है. इफ वी चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, automatically there will be a change in intrapulmonary volume. और वॉल्यूम में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर में चेंज होगा. यस एवरीबॉडी, एक बारी इस लाइन को ध्यान से देखिए बेटा, एक बारी इस लाइन को बेटा ध्यान से देखिए. हमने बोला अगर हम थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली थोरैसिक चेंबर के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स का भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. इंट्रापल्मोनरी का मतलब होता है, इंट्रा मतलब विद इन, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स. और जब बेटा वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम के साथ साथ में प्रेशर भी चेंज होगा, हाँ या ना भाई. अगर तुम आपके थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को चेंज करते हो तो उसके अंदर जो लंग्स है उसके भी वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, यानी कि प्रेशर में चेंज आएगा. डायरेक्ट इंपैक्ट प्रेशर पे भी पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो प्रेशर चेंज, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब बेटा हम क्या शुरू करेंगे, यस बेटा अब हम क्या शुरू करेंगे, नॉर्मल इनहेलेशन. अब आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, ये बेसिक्स थे बेटा, ये बेसिक्स थे. अब आपको नॉर्मल एक्सहेलेशन को पढ़ने के लिए ये बेसिक्स करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं. अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, डन डना डन डन, डन डना डन डन, प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, डन डना डन डन. बहुत शानदार. अब बेटा देखो क्या जबरदस्त चीज है बेटा, बहुत इजी फ्लो चार्ट में इसे करते हैं, बहुत ही इजी. ठीक है, देखो हम कैसे करने वाले हैं बेटा. यहां पे लिखूंगी नॉर्मल इनहेलेशन, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनेगा, लेफ्ट साइड में एक फ्लो चार्ट बनेगा. पहले ही बता दे रही हूं, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, आधे पेज का स्पेस है तो उसमें भी हो जाएगा. नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, ठीक है. चलो हेडिंग डाल रही हूं सेंटर पे, क्योंकि नॉर्मल इनहेलेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो यही बेटा सेंटर पे मैंने हेडिंग डाली है, नॉर्मल इनहेलेशन. हेडिंग डालिए नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक है. अब मैं नॉर्मल इनहेलेशन के नीचे लिख रही हूं नॉर्मल इनहेल. बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही तुम्हें एक्सहेलेशन के लिए फॉलो करना है, इसीलिए बेटा इसको ध्यान से सुनना. टू इनहेल, प्रेशर आउटसाइड यानी कि एनवायरमेंट, और प्रेशर आउटसाइड को लिखते हैं बेटा पी आउट, शुड बी मोर, यानी कि एरो लगा दो, शुड बी मोर देन पी इनसाइड. व्हाट इज पी इनसाइड, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लंग. एक एक लाइन लिखूंगी, एक एक लाइन पूछूंगी, समझ आ रही है कि नहीं.
यही कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, मैंने कहा नॉर्मल इनहेल करना है तो भैया अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी मैम एयर अंदर आएगी। बट मैम अभी अभी तो आपने ये भी बताया कि आउटसाइड का प्रेशर तो फिक्स है मैम, बिल्कुल बताया है बेटा। पी आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो फिक्स होता है 760 mmHg, और इसको तो मैम अपन छेड़ ही नहीं सकते, इट इज फिक्स्ड। अगर ये फिक्स है मैम तो अगर मुझे इनहेल करना है तो इसके कंपैरिजन में P इनसाइड शुड बी लो। हाँ या ना बेटा, यस और नो? जल्दी बताओ, लैग आ रहा है? लैग आ रहा है क्या? अभी लैग आ रहा है? आई थिंक ठीक हो गया अपने आप, शायद, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने लैग देखा नहीं है। एक बार हुआ था थोड़ा सा बस मैम। रमक्षा बेटा थैंक यू यार, तुम जैसे बच्चों की ना बहुत रिक्वायरमेंट होती है जो सच्ची सच्ची बता दे फटाफट से कि मैम थोड़ा सा लैग हुआ था, अब ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है आई थिंक, है ना? तो बेटा इस वाली बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, बिल्कुल ना बेबी स्टेप्स ले रहे हैं हम, बिल्कुल बेबी स्टेप्स, जैसे नर्सरी में पढ़ते थे ना, ऐसे डॉट 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 करते थे बेटा। अब ए बनाओ इसके ऊपर, ओके मामा, बेटा इसके ऊपर बी बनाओ, ओके पापा। तो बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बनाए ऐसे कभी डॉट डॉट के ऊपर बेटा, गंदी सी हैंडराइटिंग में, वैसे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। इतनी बात तो मैम तय है कि आउटसाइड का प्रेशर फिक्स है, चाहे इनहेल करना हो चाहे एक्सहेल करना हो। अब क्योंकि इनहेल करना है तो इसका मतलब है मैम अंदर का प्रेशर डेफिनेटली लो होना चाहिए आउटसाइड के प्रेशर में, तभी मैम हम नॉर्मल इनहेल कर पाएंगे। बट क्या आप डायरेक्टली प्रेशर को चेंज कर सकते हो? नहीं। पर क्या चेंज कर सकते हो? वॉल्यूम। क्या चेंज कर सकते हो बेटा? वॉल्यूम। पी इनसाइड शुड बी लो। अब मैं यहां से एरो लगा के लिख रही हूं, फॉर दिस वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber should be low, sorry should be high, volume of thoracic chamber should be made high, या should be ऐसे एरो लगा दो मोर। पहले बताओ किसी को कोई दुखद समस्या? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर को कम करने का तो वॉल्यूम को बेटा बढ़ाने का। हाँ या ना? वेरी गुड मेधा, वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड यार प्राची, कुणाल, शिवानी यार पोर्ट्रेट। पी आई मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता बेटा, अभी बताया ना, पी इनसाइड मतलब प्रेशर इनसाइड। ये वही बच्चे हैं जो एक बार में बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते, बिल्कुल रियल वाले सपोले, रियल वाले सपोले। यस। अब बेटा जी हमें ना वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर शुड बी मोर। अब मेरे को ना इसी पे फोकस करना है पूरा कि भैया मेरे को थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाने का है, तो क्या क्या करने का है? हाँ जी, क्या क्या करने का है जी? वॉल्यूम बढ़ाने का तो क्या क्या करने का अभी बताएगा जी। थोरैसिक चेंबर जिससे मिलके बनाए हैं उन्हीं को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे अपने थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंजेस लाने के लिए। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब कैसे इंक्रीज करेंगे देखो, फ्लो चार्ट। सबसे मेन मसल्स को यूज करेंगे डायाफ्राम, और एक दूसरे मसल्स को भी यूज करेंगे जिसके लिए मेरे पास यहां पे जगह नहीं है, मैंने सारी जगह यहां की खाली। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EICM। एक तो मैं इन मसल्स का यूज करूंगी और एक मैं यूज करूंगी बेटा डायाफ्राम। अब बेटा फील करना कि ऐसा हो रहा है या नहीं, ऐसा हो रहा है या नहीं। फिर बेटा इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। एक बारी बेटा सारे बच्चे सांस लो, एक बारी बेटा सारे बच्चे सांस लो, एक बारी सारे बच्चे सांस लो। और सांस लेते हो तो एक बारी फील करो तुम्हारी चेस्ट कौन से तरफ मूव करती है, क्या अंदर की तरफ मूव करती है या बाहर की तरफ मूव करती है। एक बार सांस लेके देखो, फिर तो एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है?
सांस लेके देखो, चेस्ट अंदर जा रही है या चेस्ट बाहर जा रही है? जब तुम सांस लेते हो ना, साइड से भी एक बार देखो, सांस लेते हो तो चेस्ट बाहर की तरफ मूव करती है। सिर्फ बाहर नहीं मूव करती है, बल्कि थोड़ी ऊपर भी हो जाती है। देखो एक बारी, देखो चेस्ट बाहर और थोड़ी सी ऊपर मूव होती है कि नहीं? आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। कुछ बच्चे आउटवर्ड लिख रहे हैं, कुछ बच्चे अपवर्ड भी लिख रहे हैं। हो रहा है या नहीं? मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुमने खुद फील किया। ये हो रहा है, खुद फील किया। ये तुम्हारी जो रिब्स होती है ना, रिब्स, और रिब्स के साथ कौन अटैच्ड है? स्टर्नम। तो तुम्हारी रिब्स और स्टर्नम जो होती है ना, बाहर की तरफ क्यों मूव करती है मैम, और ऊपर क्यों जा रही है जब हम इनहेल कर रहे हैं? एक्चुअल में रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये यूज होती है सबसे पहले नॉर्मल इनहेलेशन में। और ये कैसे यूज होती है? ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये किसके बीच में लोकेटेड है बेटा? रिब्स और स्टर्नम के बीच में। इनके कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड मूव करते हैं। अब बेटा खुद दिमाग लगा के एक चीज बताना यार, खुद दिमाग लगा के एक चीज बताना। अभी तक तेरी रिब्स और स्टर्नम इतनी पोजीशन में थी, है ना? ऐसे करके चेंबर बन रहा है। मेरी इन उंगलियों को मानो ये रिब्स हैं, और रिब्स आगे से इमेजिन कर लो कि स्टर्नम से अटैच है, और ये पीछे क्या है? तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे था तुम्हारा थोरैसिक चेंबर, नीचे डायफ्राम है। पहले तुम्हारा थोरैसिक चेंबर इतना था, अब ये बाहर की तरफ मूव कर गया। अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या नहीं, ये इमेजिन करो। जब ये ऐसे था ना बेटा, केज जैसा था, जेल जैसा था, पहले इसकी पोजीशन ऐसी थी, पहले इसकी पोजीशन सिर्फ यहां थी, अब ये बाहर मूव किया। क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुई? क्या ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बेटा? डॉर्सो वेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। डॉर्सो वेंट्रली, क्योंकि तुम ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो ना, ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, हाँ या ना? पहले इतना बताओ। तुम्हें पहले तो बेटा खुद से ना ऐसे फील आके खुद से आनी चाहिए, बिना किसी इसके की एनिमेशन देखूंगी मैं। सॉरी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, बट थोड़ा सा तो बढ़ता है ना? एक्चुअल में यही होता है बेटा। इसको अगर मैं फ्लो चार्ट में लिखना चाहूं ना, तो मैं ऐसे लिखूंगी, कॉन्ट्रैक्शन। आपको लिखना है बेटा, आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किया, इसमें कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या हुआ बेटा? रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स, रिब्स एंड स्टर्नम मूव। थोड़ा इस साइड से लिखती हूं, ribs and sternum moves outward and upward। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? यस। डॉर्सोवेंट्रली का मतलब मैं बता रही हूं अभी वापस से, जिसको डॉर्सोवेंट्रल का मतलब नहीं समझ में आया, कल मैंने बोला था तुम मेडिकल के स्टूडेंट्स बनोगे बेटा, तो तुम्हें ये शब्दों के मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डॉर्सोवेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर का क्या मतलब है, ठीक है? रिब्स एंड स्टर्नम मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। पहले मुझे लिख लेने दो। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर increases dorsoventrally, hence its pressure decreases। और इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारा थोरैसिक चेंबर का प्रेशर डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब, अरे भाई, इसका मतलब प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। हमारा मेन मुद्दा क्या था? क्या यही था हमारा मेन मुद्दा? क्या हमारा मेन मुद्दा यही था कि हमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करना था, हाँ या ना? पहले ये देख लो फ्लो चार्ट, फिर मैं तुम्हें बता रही हूं क्या मेरा मेन मुद्दा था। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करना, और क्या इससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ या नहीं? जल्दी बताओ। यस एवरीबॉडी। अंकुश को समझ नहीं आ रहा है, अंकुश पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए।
पढ़ाई करनी पड़ती है, टाइप नहीं करना होता। इतना टाइप कर रहा है तो यानी कि पढ़ तो कुछ नहीं रहे तू। ओके प्रेरणा बेटा। यस फैजा। मेरा बेसिक मुद्दा था कि मेरे को इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करना है। क्या मैंने पहली मसल्स को यूज किया? अभी तो मेन मसल्स को यूज ही नहीं किया है। अभी तो मैंने एक मसल को यूज किया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। भाई मेरे को इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करना था, मेरे को इंट्रापल्मोनरी यानी कि लंग्स का प्रेशर डिक्रीज करना था। पर मैम क्यों डिक्रीज करना था? क्योंकि एयर को मैम बाहर से अंदर लेके आ रही हूं मैं जब मैं नॉर्मल इनहेल कर रही हूं, और बाहर का प्रेशर तो फिक्स है मैम 760 mmHg। मैं बाहर के प्रेशर को तो चेंज नहीं कर सकती, यानी कि एयर को अगर मुझे बाहर से अंदर लेके आना है तो मुझे अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी एयर अंदर आएगी। बट मैम मैं अंदर का प्रेशर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर रही हूं, वॉल्यूम को चेंज कर रही हूं अंदर। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मेरे को अंदर का प्रेशर कम करने का है तो मेरे को अंदर का वॉल्यूम बढ़ाने का है, तो मैं डायाफ्राम को यूज करके और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करके अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी कैसे ना कैसे करके। जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर घट जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज किया जो रिब्स और स्टर्नम के बीच में है बेटा। जब मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया ना मैम, तो मेरे को फील हो रहा है कि मेरी जो लंग्स है, सॉरी मेरी जो रिब्स है वो बाहर की दिशा में मूव कर रही है बेटा। रिब बाहर और स्लाइटली अपवर्ड, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं करती है, थोड़ा ज्यादा बाहर की तरफ करती है। और कौन से डायरेक्शन में चल रही है ज्यादा? इस पीठ से चेस्ट की तरफ, पीठ से चेस्ट, इसको डॉर्सोवेंट्रल बोलते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे कर रही होती है ऐसे, तो आप उसको एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन बोलते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर। और ये डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी वर्ड इसमें से स्किप करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने चीज को ज्यादा ऐसे मूव किया, अगर किसी चीज को ऐसे मूव कर रहे हो हेड से नीचे की तरफ, तो ये एंटीरियो पोस्टीरियर, पोस्टीरियो एंटीरियर बोलो, एंटीरियो पोस्टीरियर बोलो, एक ही बात है। डॉर्सोवेंट्रल बोल सकते हो। हम डॉर्सोवेंट्रल और एंटीरियो पोस्टीरियर उल्टा वाला नहीं लिखते हैं, पोस्टीरियो एंटीरियर नहीं लिखेंगे या वेंट्रो डॉर्सल नहीं लिखेंगे, हमेशा यही वाला वर्ड यूज करना, डॉर्सोवेंट्रल या एंटीरियो पोस्टीरियर। तो क्योंकि ये बेटा डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज। किसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई? वो उसकी बेटा थोरैसिक चेंबर की। थोरैसिक चेंबर की अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई यानी कि उसका प्रेशर क्या हुआ बेटा, घटा। और जब थोरैसिक चेंबर का प्रेशर घटता है तो मैंने क्या कहा था, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लंग्स पे पड़ता है, क्योंकि लंग्स उसी के अंदर है। अब लंग्स को भी तो बेटा एक्सपैंड करने का मौका मिल गया। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑल्सो बेटा डिक्रीजेस व्हेन द थोरैसिक चेंबर्स प्रेशर डिक्रीजेस। हमने यही लिखा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज डॉर्सोवेंट्रली, हेंस इट्स प्रेशर डिक्रीजेस। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। यहां तक बात अगर समझ में आ गई, यस गौरांग बेटा, यस बेटा यस। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो बेटा एक थम्स अप दे दो। अब इससे ज्यादा बेटा तुम इसमें वो मत करना कि भैया ऐसा क्या है, एक एक चीज बता दिया और अभी एनिमेशन से भी समझेंगे। डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। श्रद्धा बेटा पल्मोनरी का मतलब समझने के लिए पिछली क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। गंदी बात है बेटा, पढ़ के नहीं आता, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे? हाँ अब देख डायफ्राम को कैसे यूज कर रहे हैं, और आसान है। तेरा डायफ्राम ऐसे है। अब तू पता है तुझे ये फील हो रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट जब तुम लोग सांस लेते हो ना, थोड़ा सा, अगर वैसे तो इतनी गहराई में तुम जा नहीं सकते पर एनिमेशन से समझ जाओगे। तो जब तुम सांस लेते हो, जैसे तुम्हारी चेस्ट बाहर जा रही है ना बेटा, डायफ्राम की नॉर्मल पोजीशन होती है ऐसी, वैसे शायद तुम फील कर पाओगे, समझना शायद तुम फील कर पाओगे। तुम्हारी डायफ्राम नॉर्मली ऐसे शेप में होती है, डोम शेप। वैसे तो तुम्हें ना लॉजिकल, जो बच्चा तेज है ना उसको खुद पता चल जाएगा डायफ्राम को कैसे मूव करना चाहिए अगर तुम्हें वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हें तो वॉल्यूम तो बढ़ाना ही है ना, थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाना है। उसके लिए तुम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी यूज कर रहे हो और तुम थोरैसिक और तुम डायफ्राम का भी यूज कर रहे हो, दोनों को यूज करके तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तुम्हारी डायफ्राम ऐसे डोम शेप है। जब तुम इनहेल करते हो ना तो तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे तुमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना बेटा, तो ये डोम से फ्लैट हो जाता है ऐसे, देखो। और इमेजिन करो जब तुम सांस छोड़ते हो ना तो ये वापस से फ्लैट, वापस से डोम शेप हो जाता है। जब तुम इनहेल करते हो
तो इनहेलेशन में ये फ्लैट हो जाता है, जब तुम एक्सहेल करते हो तो ये वापस से डोम शेप हो जाता है। इनहेल करते हो फ्लैट हो जाता है, एक्सहेल करते हो वापस से डोम शेप हो जाता है। ठीक है, ये मैं तुम्हें अभी एनिमेशन में भी दिखाऊंगी। मैंने क्या कहा, नॉर्मली तो डायाफ्राम तुम्हारा डोम शेप था, जब इनहेल करना होता है तो तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने से ये डोम से कैसा हो जाता है, फ्लैट। क्या वॉल्यूम बढ़ा थोरैसिक चेंबर का? वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं? पहले वॉल्यूम सिर्फ यहां से लेके यहां तक की थी, जहां तक मेरा हाथ है ना। अब वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, खुद देखो, ये फ्लैट हो गया। क्या वॉल्यूम बढ़ा? यहां से यहां तक। क्या वॉल्यूम बढ़ा? यहां से यहां तक। कौन से डायरेक्शन में? एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन। वो डॉर्सोवेंट्रल था, पोजीशन पूछते हैं, ये कौन सा था? एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। फील आ रही है या नहीं? आ रही है कि नहीं? डायाफ्राम को करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम को अपन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट बिकम्स फ्लैट फ्रॉम डोम। ये फ्लैट से डोम शेप हो जाती है, फ्लैट से डोम हो जाती। सॉरी 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 सॉरी। अब कमेंट में ना तुम बस नाटक करोगे, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सही तो लिखा था ना, फ्लैट ही तो हो जाती है ना डोम से। मेरे को लगा भाई मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, सही तो लिखा है। हमको हार्ट अटैक आएगा। चलो, ये डोम था ऐसा, और जब ये फ्लैट हुआ ना बेटा यहां से, तो ये ऐसा हो गया। दिस इज द फ्लैट डायाफ्राम। मसल है बेटा डायाफ्राम, मसल। डायाफ्राम क्या है? मसल। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो पीडीएफ से पढ़ते हैं। फ्लैट हो गया डोम से। वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber, volume of thoracic chamber increases anterior posteriorly, anterior posteriorly। ये सिर्फ डायरेक्शंस है। प्रेशर डिक्रीज। अगर बेटा थोरैसिक चेंबर का प्रेशर डिक्रीज, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। क्या मेरा मेन मुद्दा यही था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करने का? हाँ या ना ये बता दो। क्या मेरा मेन मुद्दा और आपका मेन मुद्दा इनहेल करने के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को घटाना था या नहीं? क्या मैं उसी टारगेट को अचीव कर पाई हूं या नहीं? देखो दोनों डायरेक्शन में। जल्दी बताओ मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। क्या यहां तक किसी को भी कोई दुख, दर्द या समस्या? जल्दी 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 जल्दी। डन 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 डन। है ना? अब बेटा मेरे को बताओ, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या मैं इसके लिए लिख सकती हूं एयर कम्स इनसाइड? क्या हमारा इनहेलेशन करने का जो पर्पस था, क्या वो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया? यही है नॉर्मल इनहेलेशन। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इनहेलेशन से इसके बाहर से नहीं आएगा, गारंटीड, गारंटीड। और इसको पहले मैं एनिमेशन में दिखाऊंगी, और मैं तुम्हें अभी नॉर्मल एक्सहेलेशन अभी मेरे साथ करोगे तुम, पर मैं नहीं लिखूंगी पहले बोर्ड में। और जिसने बेटा बोर्ड से चीटिंग करके किया तो उसको पाप लगेगा, पहले ही समझ लेना। क्योंकि मैं बेटा तुम्हारी नोटबुक तो अभी पकड़ पकड़ के तुम्हें नहीं करा सकती ना कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, बट बेटा अपने आप से सच बोलना है। तुमने नॉर्मल इनहेलेशन समझा है, मैं तुम्हें नॉर्मल एक्सहेलेशन अभी बता दूंगी कि कैसे करना है, और मैं बोर्ड पे लिखूंगी भी। बट तुम मेरे से चीटिंग करके मत लिखना, टेप के मत लिखना, तुम खुद का लिखो, चीटिंग नहीं करना, ठीक है? पहले मैं इसकी एनिमेशन दिखाऊंगी तुम्हें, फिर
डन 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 कर लो, डन डन डन। यस एवरीबॉडी, ठीक है। फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार ही देख लो जो बोला एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है। हाँ, एक सेकंड मुझे देखने दो बेटा, मुझे तुम्हें कौन सा वाला दिखाना है। ये नहीं, ये भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। और इस आदमी ने बेटा लगाई नहीं है क्या? लगाई तो है। क्या ये था भी या नहीं था? था। एक बारी देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं एक बारी। अच्छा, ये देख रहे हो तुम, ये रिब्स की मूवमेंट। अच्छा, ये जो तुम्हारी मूवमेंट दिख रही है, इससे तुम्हें क्या लग रहा है? इनहेलेशन होनी चाहिए, एक्सहेलेशन होनी चाहिए। ये वाली जो मूवमेंट हो रही है अभी, जो ये मूवमेंट दिख रही है, इससे तुम्हें क्या लगना चाहिए कि इससे इनहेलेशन होनी चाहिए, एक्सहेलेशन होनी चाहिए, ये वाली मूवमेंट। और ये पता है कौन करा रहा है? ये देखो, आप धीरे धीरे अंदर मसल्स को बनाएंगे ये दिखाने के लिए। ये जो बाहर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये जो बाहर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में और बाहर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ये किन मसल्स का यूज होके हो रही है, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, तुम क्लास में जो ये कर रहे हो ना, देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बीजेपी करो, कांग्रेस करो, ठीक है। तुम्हें मैं बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग अवेयर हो कि देश में क्या हो रहा है, बट उससे ज्यादा तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम जिस टाइम पे तुम्हें पढ़ना चाहिए उस टाइम पे तुम ये सब कर रहे हो, क्योंकि तुम तो अभी बेटा किसी भी काबिल हो नहीं। अभी तुम ये सब करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स गुड टू बी अवेयर, बट इट्स स्टूपिड टू बेटा राइट ऑल दीज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। इट्स वेरी स्टूपिड, ठीक है। 30 मार्क खान बनते कई लोग। यानी कि मैम ये बेटा अब तुम्हें इमेजिन हो पा रहा है, मैम ने जो एग्जैक्टली तुम्हें बताया था वही चीज तुम एनिमेशन में भी देख पा रहे हो कि आपकी रिब्स कैसे बाहर और अपवर्ड मूव कर रही है। देख पा रहे हो? देखो, ठीक है, देखो, देख पा रहे हो बेटा? ये तुम्हारी, और अभी ना तुम्हारे बेटा डायफ्राम का भी दिखाएंगे, अभी तुम्हारे डायफ्राम को भी दिखाएंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करते हैं तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स बेटा आउटवर्ड एंड अपवर्ड। वॉल्यूम क्या हुई बेटा? इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज तो एयर कम्स इनसाइड। समझ गए? यस एवरीवन। ये डायाफ्राम की भी बेटा, इसमें ना डायाफ्राम दिखाया नहीं है, मैं दूसरे वाले में एक बार देखती हूं अगर उसमें डायाफ्राम की मूवमेंट दिखाई है तो। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को दिखाया है और ये डायाफ्राम को दिखाया। देख रहे हो ये डायाफ्राम कैसे डोम शेप होता है और कितनी बड़ी मसल है बेटा, कितनी बड़ी मसल है ना। इसको छोड़ दो एक्सेसरी मसल्स को, जैसे मैंने बोला था ना और भी मसल्स होती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। एक बार ये देखो डायाफ्राम की मूवमेंट देखो बेटा, डोम फ्लैट, डोम फ्लैट। समझ रहे हो? देखा डायाफ्राम, डोम से फ्लैट, डोम से फ्लैट। जब ये फ्लैट हो रहा है तो ये क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। डोम फ्लैट, डोम फ्लैट। क्या समझ पा रहे हो? इसमें दिखाया है, बाकी हमें काम नहीं है। और डन 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 एवरीबॉडी, यस। और दिखाया भी है कैसे एयर अंदर आ रही थी उस डायरेक्शन में। जो चीज आपको बताई बेटा एग्जैक्टली वही चीज तुमने एनिमेशन में देखी, बट आई एम प्रिटी श्योर एंड आई विश कि तुम्हें बिना एनिमेशन के भी उतने ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यस, वाओ एनिमेशन, वाओ कॉन्सेप्ट। यस एवरीवन। यानी सिंपल सी बात कंक्लूसिव अब मैं दे रही हूं, फिर बेटा हम अगला स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। हमने कहा कि मैम इनहेल करना हो या एक्सहेल करना हो, एक सिंपल सी फंडा हमें पता है, एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। पर मैम चाहे इनहेल करना हो चाहे एक्सहेल करना हो, यानी कि इनहेल करना है तो अंदर, अगर इनहेल का मतलब अंदर एयर आ रही है तो यानी हाई टू लो, और एक्सहेल कर रही हूं मतलब अंदर से एयर बाहर जा रही है यानी कि हाई टू लो। पर मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है 760 mmHg। मुझे चाहे इनहेल करना हो चाहे एक्सहेल करना हो, मुझे सारा कार्यक्रम अपने थोरैसिक चेंबर का करना पड़ेगा।
अब मैं कह रही हूं कि मैं डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं कर सकती, मैं वॉल्यूम को चेंज कर सकती हूं। वॉल्यूम चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब मैं कह रही हूं मुझे नॉर्मल इनहेल करना है। नॉर्मल इनहेल करने के लिए अंदर का प्रेशर होना चाहिए कम, यानी कि अंदर का वॉल्यूम होना चाहिए ज्यादा। वॉल्यूम को ज्यादा करने के लिए मैंने डायफ्राम का यूज किया, मैंने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज किया। जब मैंने बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद 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 बेटा, ठीक है। जब मैं बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज कर रही हूं, यूज करने का मतलब है मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं। जब मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो क्योंकि वो रिब्स के बीच में थे तो रिब्स मेरी बाहर और अपवर्ड मूव कर रही थी, वॉल्यूम को मैं बढ़ा रही थी। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। जब मेरी थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम में बेटा इंक्रीमेंट हुआ तो मेरा थोरैसिक चेंबर का प्रेशर क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। थोरैसिक चेंबर का प्रेशर डिक्रीज हुआ यानी कि मैम मेरे लंग्स का प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज तो एयर कम्स इनसाइड। वैसे ही बेटा डायफ्राम जो डोम शेप थी, जब वो डोम शेप थी मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो फ्लैट हुई। वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीज्ड एंटीरियो पोस्टीरियरली, वॉल्यूम इंक्रीज यानी कि थोरैसिक चेंबर का प्रेशर डिक्रीज यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, एयर कम्स इनसाइड। बहुत बार रिपीट कर दिया, बहुत बार। अब बेटा नॉर्मल एक्सहेलेशन, मेरे से चीटिंग करके लिखोगे तो पहले ही बता रही हूं नीट में पाप लगेगा, ठीक है। बाद में भले ही बेटा जो तुमने, और अगर तुम्हें पेंसिल से लिखना है तुम पेंसिल से लिखो, बट टेपो मत बेटा, चीटर नहीं बनना है। धन्यवाद बेटा अनमोल, धन्यवाद दुर्गेश, धन्यवाद सभी को बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो, टेपना नहीं है, बट मैं बेटा आपको साथ के साथ बोर्ड पे लिखूंगी, बट आपको मैं बता देती हूं पहले कि आपको लिखना कैसे है। बिल्कुल फ्लो चार्ट जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे बनाना है। जैसे आप बेटा सेंटर पे लिखोगे ऐसे नॉर्मल एक्सहेलेशन, देखना मेरी बात, फॉलो आप अपना खुद का करो। जो भी आप गलती करोगे ना उसको आप मेरे से यहाँ बोर्ड से देख देख के करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर इनकेस तुमने कोई मिस्टेक की होगी लिखने में तो तुम क्या करना, यहां से देख देख के उसमें करेक्शन कर लेना। नॉर्मल एक्सहेलेशन करना है, ठीक है। अब इसको एक बारी देखो, इस फ्लो चार्ट को बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, जैसे बेटा तुमने यहां लिखा है ना, टू इनहेल प्रेशर आउटसाइड शुड बी मोर देन द प्रेशर इनसाइड, वैसे अब तुम क्या लिखोगे, टू एक्सहेल प्रेशर। वैसे तो बेटा तुम्हें ना इस लाइन को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, तुम्हें इस लाइन को लिखना चाहिए था, इसमें ना लिखना ऐसे चाहिए था, प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर देन द आउटसाइड प्रेशर। तुमने समझ रहे हो ना, बट कोई बात नहीं। अब तुम्हें एग्जैक्टली इसके अपोजिट लाइन लिखनी है, तुम्हें लिखना है टू एक्सहेल प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर, प्रेशर आउटसाइड शुड बी लेस। क्या मेरी बात समझे, बिल्कुल अपोजिट। मुझे एक्सहेल करना है तो प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर, प्रेशर आउटसाइड शुड बी लेस कंपैरेटिवली। फिर तुम अगली लाइन में लिखोगे प्रेशर आउटसाइड इज फिक्स्ड, प्रेशर आउटसाइड फिक्स्ड है, और तुम यहां पे क्या लिखोगे, प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर। इसके बिल्कुल उल्टा लिखना है, एक्सहेल करने के लिए अंदर का प्रेशर ज्यादा। फिर तुम क्या लिखोगे, फॉर दिस वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर शुड बी लेस, लिखोगे कि नहीं। जैसे इनहेल करने के लिए थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम ज्यादा किया था, एक्सहेल करने के लिए थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। फिर क्या लिखोगे, इट कैन बी डिक्रीज्ड बाय, तुम इन्हीं दोनों मसल्स का यूज करोगे। सुन लो मेरी बात, तुम इन्हीं दोनों मसल्स का यूज करोगे, डायाफ्राम का और बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। पहले पूरी बात सुन लो, इन्हीं दोनों का मसल्स यूज करोगे, बट तुम इस बार इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम में नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के लिए मैम इंटरनल मसल्स काम आती है, नहीं, यही दो मसल्स काम में आएंगी। जिन मसल्स को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उन मसल्स को रिलैक्स कर दो, जिनको तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उनको रिलैक्स कर दो, सिंपल। तुमने एक्सटर्नल इंटर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसमें लिखोगे रिलैक्स। इसमें तुमने लिखा था जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रिब्स और स्टर्नम बाहर गई थी और ऊपर गई थी। अब तुम लिखोगे जैसे ही रिलैक्स होती है रिब्स और स्टर्नम थोड़ा नीचे आती है और इनवर्ड आती है, नीचे आती है और इनवर्ड आती है। उसमें तुमने लिखा था तुम्हारी वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी डॉर्सोवेंट्रली, अब तुम लिखोगे तुम्हारी वॉल्यूम डिक्रीज हुई डॉर्सोवेंट्रली, ठीक है। तुमको बेटा वेंट्रोडॉर्सल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना वो वेंट्रोडॉर्सल वाला वर्ड यूज नहीं करते, डॉर्सोवेंट्रल लिख लो। डायरेक्शन बस ये वाली करेक्ट होनी चाहिए, एंटीरियर पोस्टीरियर मत लिखना। जब ये अंदर आया तो वॉल्यूम क्या हुई बेटा, डिक्रीज। सारा तो मैंने बता दिया बेटा, अब बेटा नालायकी नहीं करना यार, बहुत ही खराब बात होगी कि इतना बताने के बाद भी तुम सही से ना लिख पाओ। वॉल्यूम डिक्रीज होगी कौन से डायरेक्शन में, डॉर्सोवेंट्रली। वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, मेरे को प्रेशर इंक्रीज ही तो करना था, एयर गोज आउटसाइड। वैसे ही मैं डायफ्राम को लिखूंगी डायफ्राम रिलैक्स्ड, डायफ्राम रिलैक्स तो वो क्या हो जाएगा वापस से, इट बिकम्स डोम शेप फ्रॉम फ्लैट। जब वापस से डोम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर डिक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियरली,
प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज ही करना था, एयर गोज आउटसाइड। गिव इट एज अ होमवर्क। बेटा नहीं, अभी लिखना है, अभी, इसी वक्त, इसी क्षण। इसे होमवर्क दूंगी तो कल आके फिर से मुझे आपको बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम में से कई सपोले होते हैं जिनको चाहिए कि एकदम मैम तुम्हारे स्पून फीडिंग ना करे, बल्कि तुम्हारे टमी में जाके उसको बेटा हाथ से डाइजेस्ट भी कर दे, ऐसे बच्चे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अभी खुद लिखो, और फिर बेटा बोर्ड की तरफ तभी देखना जब तुम्हारा हो जाए लिखना। अभी 15 मिनट का टाइम है, तो तुम खुद से लिखो, चीटिंग मत करो, बिल्कुल खुद से लिखो बेटा। और जैसे ही तुम्हारा खुद से लिखना हो जाए तो तुम क्या करोगे, एक बारी मैच कर लेना कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। बेटा ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, सेंटेंस मेरे जैसा लिखा है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम यहां पे लिखते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा है मैं बिल्कुल उसको बेटा फॉलो करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, और मैं बोल भी नहीं रही हूं ताकि तुम्हें मैं सुनाई ना दूं। ठीक है, नो चीटिंग बेटा, नो चीटिंग, प्यारे बच्चे हो ना, नो चीटिंग। ठीक है,
नो चीटिंग, कंप्लीट हो। कह रहे बच्चे, यार टॉक प्लीज। देखो मेरी मधुर आवाज सुनने के लिए बच्चे एकदम मैम प्लीज टॉक, मैम कुछ हो गया है, मैम प्लीज टॉक। मौत आ रही है। देखो थोड़ी देर नहीं बोलते हैं तो कितनी अजीब सी फीलिंग आती है ना। मैं देख रही हूँ मैसेजेस, बहुत सारे बच्चों का हो गया है, बहुत अच्छी बात है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अजीब सा होने लगता है ना बोलो बहुत देर तक। हाँ लास्ट लाइन। हमारा जो बेसिक टारगेट था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करने का, हमारा जो बेसिक बेटा फंडा था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करने का, वो हम अचीव कर चुके हैं। एक बार ही सारे बच्चे इससे मैच करो और देखो कि कितना ऑसम तुम लोगों ने लिखा है। हमारा अल्टीमेट एम था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करने का सो दैट एयर कैन गो आउटसाइड। क्या हम वो बेटा अचीव कर पाएंगे? यस एवरीबॉडी, मैंने एग्जैक्टली सेम लिखा है मैम कशिश। यस, डन एवरीवन। सारे बच्चे एग्जैक्टली बेटा ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ये चीज बेटा मुझे तुम्हें आके वापस से बतानी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सपोले कहते हैं कि मैम प्लीज लिख दो, तो बेटा जब क्लास में एक्सप्लेन किया है तो मैं लिख भी दूंगी, बट आई होप तुम्हें बेटा सेंटेंस वाइज मेरे जैसा लिखना था ऐसा कुछ नहीं है, बट आई होप तुमने एकदम कॉन्सेप्ट वैसा ही लिखा है। और आप एक बात बताओ, इनहेलेशन जो नॉर्मल वाली है, एक्सहेलेशन तो बेटा एग्जैक्टली उसके अपोजिट होनी भी चाहिए ना। जब एक्सहेल करते हो तो छाती तुम्हारी अंदर की तरफ जा रही है। जिस मसल को तुमने इनहेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन में यूज किया, उन्हीं मसल्स को बेटा यूज करके तुम उन्हीं मसल्स को रिलैक्स करके चीजों को वापस से नॉर्मल करना है। डायाफ्राम वापस से फ्लैट से डोम हो जाती है। एक्सटर्नल इंटरमसल्स रिब्स और स्टर्नम को अंदर और नीचे ले आते हैं। पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर विल ऑटोमेटिकली गो इनसाइड। अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस थी बेटा? वॉजंट दिस अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? और इससे नीट 2025 नीट 2026 दोनों में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। बस बेटा आज लास्ट थोड़ी सी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा बेटा 1-2 लाइन लिखवाऊंगी, वो आज नहीं लिखवाऊंगी। और बिल्कुल ब्रीदिंग जो हमने किया इसी से एसोसिएटेड एक टॉपिक होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इसके बारे में हम कल की क्लास में, कल तो है ही नहीं क्लास, है कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक बारी बेटा एनसीईआरटी करे, इजी पीजी। इजी तो लगेगा ही ना, जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। अब आपको एनसीईआरटी इजी लगेगी, अब आपको एनसीईआरटी इजी लगेगी। देखो, breathing involves 2 stages: inspiration, which the atmospheric air is drawn in, and expiration, in which the alveolar air is released out. 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेल करना और एक्सहेलेशन। उसमें एक ब्रीदिंग होती है, एक ब्रेथ का मतलब है एक इनहेल एक एक्सहेल। इनहेल में एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, एक्सहेल में मैम एल्वियोलाई की एयर को बाहर करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं मैम, इसको करने के लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ता है, एक डिफरेंस इन द प्रेशर बनाना पड़ता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, जिस बेसिस पर एयर अंदर या बाहर मूव करती है। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in lungs with respect to the atmospheric pressure. अब बच्चों को ये नेगेटिव प्रेशर नहीं समझ में आता, बच्चों को नेगेटिव प्रेशर सोच के लगता है नेगेटिव प्रेशर। कल क्लास है तो सही, वेंसडे है ना, 3 क्लासेस होती तो अभी नेगेटिव प्रेशर का मतलब माइनस में प्रेशर नहीं है बेटा।
दो पॉजिटिव में भी बेटा एक कंपैरेटिवली नेगेटिव हो सकता है और एक कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो सकता है ना, तो नेगेटिव का यहां पे मतलब है लेस पॉजिटिव, है ना। तो बोला कि भैया इनहेलेशन आप तभी कर सकते हो व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है लेस प्रेशर एज कंपेयर टू द आउटसाइड, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव मतलब लेस है। सिमिलरली एक्सपायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैम एक्सेल तभी होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा बाहर से। डायाफ्राम इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, diaphragm and a specialized set of muscle, external and internal intercostal muscles between ribs helps in the generation of such gradient. मैम ये जो gradient हम करते हैं, ये gradient जो होता है that is with the help of these muscles, diaphragm and external and internal intercostal muscles. ठीक है। Inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increases the volume of, बेटा अभी ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इनहेलेशन होता है बेटा जब आप डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से बेटा एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट द रिब्स and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. ribs और sternum का यूज कर, ribs और sternum के बीच में external intercostal muscles को यूज करके ribs और sternum को बाहर मूव किया। अगेन बेटा dorsoventral डायरेक्शन में thoracic chamber का वॉल्यूम तुमने इंक्रीज किया। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. लंग्स के भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी कि एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज कितना हुआ, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। अंदर का प्रेशर कम हुआ, बाहर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एयर अंदर आ गया। अब बेटा सुनो, ये वाली चीज होमवर्क में करके आना, ये होमवर्क में थोड़ी सी एनसीईआरटी खुद भी रीड कर लो, ये बिल्कुल बेटा वही चीज है। वैसे तो मैं बता सकती हूं, और एक बार ये डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आज के डेट में नीट में, ठीक है। आज के डेट में नीट में बेटा ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको डायग्राम देके पूछे, बोलेंगे कि ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये डायग्राम जो है नॉर्मल इनहेलेशन का दिया हुआ है। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये नॉर्मल इनहेलेशन का डायग्राम है, क्योंकि मैम डायग्राम में ये दिखाया हुआ है एयर एंटरिंग लंग, शायद आपको ना दिखाएं, आपको सिर्फ ये दिखाएं रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, आपको सिर्फ ये दिखाएंगे कि रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। रेज्ड का मतलब है ऊपर की तरफ, जब रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड दिखाया हुआ है बाहर की तरफ और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके एरो नीचे की तरफ बनाया हुआ है, इसका मतलब बेटा ये दिखाने की कोशिश की है कि ये नॉर्मल इनहेलेशन है। इसका मतलब ये नॉर्मल इनहेलेशन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। यहां पे देखो बेटा, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। बोला जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया था जब उसको वापस से रिलैक्स कर दिया तो अगेन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को मैम डिक्रीज किया, जिसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज किया। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to slightly above than the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs. समझ में आ गई बेटा? यस, इसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। ये वाली चीज मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग की है, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग की, ये मैंने लास्ट अभी पढ़ाई नहीं है, ये मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। और ये डायग्राम बेटा किसका दिया हुआ है, देखो एक्सपायरेशन का। कैसे पता चला, क्योंकि लिखा हुआ है रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अंदर की तरफ दिखाया हुआ है। डायाफ्राम को दिखाया हुआ है इट इज रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड्स, वापस से आर्क हो गया है, वापस से आर्क हो गया है, यानी कि बेटा ये दिखाया हुआ है नॉर्मल एक्सहेलेशन। हाय याना एवरीबॉडी, यस एवरीवन, मजा आया बेटा बहुत ज्यादा लेक्चर में, बहुत ही अच्छा लगा आर्ची से आप लोगों को मिला के। और मैं आप लोगों को लास्ट में बेटा एक ही एडवाइस दूंगी, होमवर्क बेटा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आना। जैसे कि आपने उसकी एक बात सुनी ना बेटा कि मैम मैंने ना, वैसे तो मैं बोलती हूँ आप एनसीईआरटी भी पढ़ो, पर उसने बोला कि मैम देखो मैंने एनसीईआरटी से भी ज्यादा नोट्स बनाए। एक तो बेटा नोट्स फॉलो किए, बनाए हो या नहीं बनाए हो, आज उनके टाइम पे तो बेटा जूलॉजी मेडिजी भी नहीं थी कि, और जूलॉजी मेडिजी में भी अगर जिसने खरीदा होगा उसने देखा होगा कि उसमें बेटा हमारे एग्जैक्ट ऐसे ही फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में और डायग्राम के फॉर्म में नोट्स हैं।
क्योंकि एनसीईआरटी की बेटर एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में ही होती है। तो अगर आप बार बार नोट्स पढ़ेंगे ना, नोट्स में लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट अतिरिक्त ज्ञान, ये ज्यादा पढ़ो, इसमें से आ सकता है। सेम मैंने बुक में भी कोशिश की कि मैं ये लिखूं अतिरिक्त ज्ञान कहां है। आप अगर ऑनेस्टली बेटा वो चीज फॉलो करते हो ना यार, तो सिलेक्शन कहीं नहीं गया। पर तुम ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने के चक्कर में, स्टिक नहीं रहते हो उस चीज पे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। 2.2 आएगा, फिर 3.2 आएगा, 4.2 आएगा, 5.2 आएगा, बेटा तुम वेट करते रहते हो, बैकलॉग इकट्ठे करते रहते हो। जिसको फॉलो करना है उसको फॉलो करो, बट बेटा उसको आंख बंद करके फॉलो करो, बढ़िया से फॉलो करो, ठीक है। तुम्हारे बैच से बहुत सारे बेटा फ्यूचर डॉक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बाकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूर करना लेक्चर के बाद बेटा, और बताना विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। यस, छोटा सा मैं गाना सुना देती हूँ क्योंकि बेटा 3 मिनट ऊपर हो चुका है, ठीक है। एक छोटा सा गाना मैं सुना देती हूँ, ठीक है। गाना याद नहीं आ रहा, क्या है गाना युगल इसका? रुको लिरिक्स सर्च करती हूँ बेटा। दिशा हारा, रुको तुम्हें आता है, तुम बता दो, चलो। लिरिक्स, वेयर इज द लिरिक्स? कहां से शुरुआत है बेटा गाने की? कागज के 2 पंख, हाँ, सुनो। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ ना आए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे ना जाने ना भाले ना दायरे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। एक बच्चा कह रहे पंजाबी सुनाओ, चलो अगले दिन पंजाबी सुनाऊंगी, ठीक है। चलो धन्यवाद बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।